हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर जेएनके का जीएसपीवाईक्यूज जो है वो ले आओ। मैंने थोड़े दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने पूरी की पूरी जेएनके की हिस्ट्री, ठीक है, जेएनके की पूरी हिस्ट्री वन शॉट में 2 घंटे का मैराथन लेके मैंने वो सारी कवर कर दी थी आपके लिए। सिमिलर वे में मैं आपको ज्योग्राफी और जो स्टैटिक पार्ट होगा वो भी कवर कर दूंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो। उसी की डिमांड के बेसिस पे आज हम करेंगे जेकेएसएसबी के जीएस के पीवाईक्यूज। मुझे 1 से 2 मिनट अपने दे दो ताकि मैं आपको सारी चीज़ें अभी स्टार्ट में बता दूं। लास्ट में फिर मैं नहीं चाहता आपको बीच में डिस्टर्ब करना लेक्चर के बीच में। 4 पीवाईक्यूज आपको दिख रहे हैं, 4 सेशन, ये आपको 4 सेशन दिख रहे हैं, इसके हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल्ड पढ़ाता हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन में जो जो ऑप्शन आपके लिए लायक होगा, समझाने के लायक, मैं उसको पूरा समझाऊंगा। जैसे सपोज करते हैं कि एक क्वेश्चन आ गया, मान लो वैष्णो देवी जी का कुछ क्वेश्चन आ गया। अब उसके ऑप्शन में जो चीज़ें होंगी, अगर मुझे लगा कि ऑप्शन ए उसका आंसर है, आंसर तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। उसके बाद मुझे लगा कि बी ऑप्शन में भी कुछ समझाने वाला है तो मैं बी ऑप्शन भी समझाऊंगा और बताऊंगा इसके रिलेटेड क्या पीवाईक्यू बन सकता है। मेरा यही तरीका है और मैं इसी तरीके से चलूंगा आगे भी हर एक चीज़ में, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। ठीक सॉरी, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें, पूरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं जिनको सब पता है वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। जो नए बच्चे आए हैं यहाँ पे उनको मैं बता दूं, यहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक है। आप हमारे साथ क्या किस किस चीज़ की तैयारी कर सकते हो, मैथ्स की कर सकते हो, रीजनिंग की कर सकते हो, कंप्यूटर की कर सकते हो। इंग्लिश का भी मैंने स्टार्ट किया था बट थोड़ा सा रोका हुआ है क्योंकि बाकी चीज़ें अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही हैं, तो इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे देखो, कोर्स में जाओगे आपको पूरा का पूरा मैथ्स, जिसको भी मैथ्स का डर है वो सारा का सारा मिलेगा। यहाँ पे जेकेएसबी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं सारे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मैथ्स कांस्टेबल का है, यहाँ पे रीजनिंग के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हैं। कंप्यूटर के यहाँ पे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, आपको दिख रहा होगा 16 सेशन यहाँ पे हैं। मैथ्स के आपको दिख जाएंगे। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, जैसे मान लो कंप्यूटर की मैंने प्लेलिस्ट ओपन की तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2 पेपर मैंने कंबाइन करके रखे हैं, यहाँ पे 3-4 पेपर कंबाइन है, यहाँ पे 5 पेपर कंबाइन किए हैं, यहाँ पे 100 एमसीक्यूज है कंप्यूटर के, यहाँ पे फिर से 3 पेपर कंबाइन किए हैं। बच्चे देख रहे हैं और बच्चों को फायदा हो रहा है। सिमिलरली जब आप मैथ्स का टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज खोलोगे तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज दिख जाएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, वो नंबर सिस्टम है, ऐसे करते करते आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सिमिलरली जब रीजनिंग की टॉपिक वाइज वाली खोलोगे तो आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सिमिलर वे में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। आप जिसका देखना चाहो, जो चीज़ देखना चाहो, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। और एक बात आपको बोलूंगा कि अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ आपने शेयर भी कर देना। बार बार मैं ये चीज़ें नहीं बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो करते रहना, ठीक है। क्योंकि आपकी डिमांड होगी तभी मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, नहीं तो मेरा बहुत टाइम इसमें वेस्ट होता है। मैं इतना नहीं कर पाऊंगा अगर आपकी डिमांड नहीं होगी तो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन? किस हिल पे वैष्णो देवी मंदिर जो है वो लोकेटेड है? तो वैष्णो देवी मंदिर आपको पता है किस हिल पे लोकेटेड है? त्रिकुटा हिल पे लोकेटेड है। अब सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमको जाननी है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि वैष्णो देवी मंदिर जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी कौन सी एरिया में है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कटरा में है, और कटरा जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आ गया? आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहली कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है, जैसे यहाँ पे देखो कटरा भी दिया था। अगर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन ये होते हैं कि कटरा में है या रियासी में है, तो आप लोग क्या मार्क करते? रियासी मार्क करते। आप लोग गलती से कटरा मार्क नहीं करना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे और चीज़ें बताता हूँ। त्रिकुटा पर्वत की जगह हो सकता है कई बार इसको क्या मैंशन किया हो, त्रिकूट पर्वत भी लिखा हो, ठीक है। त्रिकूट हिल्स भी इसको बोलते हैं, कई बार त्रिकूट भी लिखा होगा तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे तीन तीन क्या है? 3 पिंडियाँ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदू के हिसाब से चलें तो 3 पिंडियाँ हम लोग बोलते हैं, 3 एनर्जीज बोलते हैं। सबसे पहले क्या है? एक माँ काली है, दूसरा है माँ लक्ष्मी, ठीक है, तीसरा है माँ सरस्वती, ठीक है। ये 3 पिंडियाँ आपको वहाँ पे देखने को, इस तरीके से आपको 3 पिंडियाँ वहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद मैं अगर बोलूँ, उसके बाद ये चीज़ है कि इसका मेंशन जो है ऋग्वेदा में है। किसका? ये जो है क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी मंदिर का मेंशन कहाँ पे है? सबसे पहला ऋग्वेदा में मेंशन है, ठीक है, ऋग्वेदा में मेंशन है। और इसको मैनेज कौन करता है इस मंदिर को, वैष्णो देवी मंदिर को? श्राइन बोर्ड है, आपको पता है, वैष्णो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, श्राइन बोर्ड जो है ये इसको मैनेज करता है सिंस 1986। हो सकता है पूछ लिया जाए कि श्राइन बोर्ड जो है वो कब से इस टेम्पल को जो है मैनेज करता है, तो कब से करता है? 1986। और ये जो पिंडियाँ हैं ये किसकी फॉर्म है? ये तीनों जो है वो किसकी फॉर्म है? माँ दुर्गा, ठीक है। किसकी फॉर्म है? माँ दुर्गा की ही फॉर्म है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में पता चल गई। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट, अब कटरा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ? अब कटरा के बारे में, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता आपको। यहाँ पे अरु के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले अरु क्या है? अरु वैली है हमारे पास, ठीक है। अरु
वैली है, कहाँ पे पड़ती है ये जी? ये पड़ती है जी पहलगाम में, ठीक है। कहाँ पड़ती है? पहलगाम में। और कहाँ पे होगा ये? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पे? कभी कभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ये पूछ लिया जाता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। मैं ये चीज़ आपको फिर से, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहता हूँ बार बार, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि थोड़ा सा वो हो रहे हों यहाँ से, मतलब उनको ये अच्छा नहीं लग रहा हो कि इतनी एक MCQ है, एक PYQ है, 5 मिनट हो गए आपके एक ही पे लगे हुए हो। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, मैं आपको 1000 बार यही चीज़ें बोलूँगा, आगे भी यही बता रहा हूँ कि यही रहेगा। इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप सीधा देखो कि ऑप्शन क्या है, त्रिकुटा पर्वत है। आप लोग अगले क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अरु वैली क्या हो गया? पहलगाम में आ गया, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आ गया। अब यहाँ पे क्या आपका इंपॉर्टेंट क्या है? अरु वैली है ये एज अ बेस कैंप, ये है एज अ बेस कैंप, ठीक है, बेस कैंप फॉर ट्रैकिंग के लिए। कौन से? कहाँ पे? कोलाहाई ग्लेशियर पे, KOLAHOI, कोलाहाई ग्लेशियर जो है उसके लिए ये एज अ बेस कैंप का काम, मतलब यहीं से स्टार्ट होती है आपकी ट्रैकिंग, जो कोलाहाई ग्लेशियर और एक और लेक की, तरसर लेक, तरसर मरसक, दो लेक्स है। जब आएंगे आगे क्वेश्चन तो मैं इसके बारे में अपडेट कर, मतलब ज़्यादा आपको जानकारी दे दूंगा। अभी आपको इतनी जानकारी इसके बारे में नहीं जाननी है, ठीक है। इतना हो गया आपके बारे में। उसके बाद ये बोला जाता है कि कोलाहाई ग्लेशियर जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है कश्मीर वैली में। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन कश्मीर वैली, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये विलेज जो है उसके बाद ये अरु वैली जो है, यहाँ से एक नदी भी है आपकी, नदी भी निकलती है, क्या? अरु रिवर भी है, ठीक है। अरु रिवर भी एक है जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? अरु रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? लिदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और लिदर रिवर पहलगाम के आसपास बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, बहुत बार। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या आपने सुना होगा, ये भी कई बार पूछा जाता है, ओवेरा अरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाता है। ओवेरा अरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कहाँ पे है? अरु वैली के पास, पहलगाम में। डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो आपकी कौन सी होगी? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर, ये तो आपको पता ही है। अब ये डिक्लेयर हुई थी 1981, वहाँ से मैं लिख देता हूँ, 1981 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये क्या हुई थी? डिक्लेयर हुई थी, ठीक है। समझ आ गया आपको? पहले क्या थी? पहले इसको एक गेम रेजर्वायर बोला जाता था। क्या? पहले गेम रेजर्वायर बोला जाता था ड्यूरिंग डोगरा रूल, मतलब 1945 के आसपास क्या बोला जाता था? इसको गेम रेजर्वायर बोला जाता था। उसके बाद 1981 में इसको क्या कर दिया गया? अपग्रेड कर दिया गया इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे जो मैंने आपको लिदर रिवर बोला, इसका सोर्स क्या है? यही कोलाहाई ग्लेशियर इसका सोर्स है। और जो अरु रिवर है वो इसी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया? तो इतना अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। पत्नीटॉप के बारे में आप बहुत जानते हो, अभी बर्फ पड़ी थी, गए ही होंगे मैक्सिमम लोग, तो इसके बारे में आपको जानकारी है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ मैं पकड़ूंगा तो यहाँ पे JNK JK ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो बार बार आपको पूछे जाते हैं। जैसे इनकी डेट्स, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो कब हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनकी डेट्स जो है ना वो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आती हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इसके साथ साथ जो मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, तो वो भी मैं आपके साथ लेके चलूंगा। जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, इसकी डेट क्या है? आपको पता होगा बहुत, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। इसकी डेट क्या है? 1919। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। और यही एक मेजर रीजन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट के लिए, ठीक है। अब कब हुआ था आपका? 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल, बैसाखी वाले दिन, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। जलियांवाला बाग का हो गया। उसके बाद अगर आपने मूवी देखी है, इसके बाद आपको अगर पता होगा, आपने मूवी देखी होगी एक सरदार उधम सिंह एक मूवी आई थी 13 मार्च, ठीक है। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह जी ने, ठीक है, उधम सिंह जी ने गोली मार के उनको मार दिया था। किसको? जनरल ओ डायर, माइकल ओ डायर जो है, जिसने क्या दिया था? ऑर्डर दिया था, ठीक है। लंदन में इसको मार दिया था, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। तो जलियांवाला बाग का आपको पता चल गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका क्विट इंडिया मूवमेंट की। इसका डेट क्या होगी? 1919। आपको पूछा गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका आ गया, अभी तो पता नहीं है आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर मैं डेट की बात करूँ, तो प्रॉपर डेट की बात करूँ अगर मैं, तो 8 अगस्त 1942। कई बार आपका प्रॉपर डेट, बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है कि प्रॉपर डेट मेंशन होती है। कई बार तो आपको साल पूछती है, या जैसे यहाँ पे तो आपको साल का लेना देना है 1942, लेकिन कई बार आपको डेट भी पूछती है, ठीक है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को और क्या बोला जाता था? क्विट इंडिया मूवमेंट को कभी कभार ऐसा भी मेंशन होगा, इंडिया अगस्त मूवमेंट। इंडिया अगस्त मूवमेंट भी कहीं कहीं पे इसको मेंशन किया गया होगा, इसका दूसरा नाम। या फिर और भारत छोड़ो आंदोलन भी कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन भी आपको कहीं में ये दिख जाएगा, ठीक है।
8 अगस्त 1942 मैंने बता दिया। डू और डाई की कॉल दी थी गांधी जी ने इसमें, ये भी याद रखना, ठीक है, डू और डाई, डू और डाई, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। ये दोनों आपको पता चल गए। अब मैं बढ़ता हूँ डांडी मार्च की तरफ। अब डांडी मार्च जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। डांडी मार्च जो है वो स्टार्ट हुआ था आपका कब? 12 मार्च, डेट भी साथ साथ में बता रहा हूँ, कई बार पूछी जा सकती है। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च जो है वो स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट किया था गांधी जी ने और उनके फॉलोअर्स ने साथ मिलके? कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। और डांडी पहुंचे थे कितने दिन बाद? 24 दिन बाद, ठीक है, 24 दिन बाद चल के कहाँ पहुंचे थे? डांडी। तो कब पहुंचे थे डांडी? 6 अप्रैल 1930 को। ये मत समझ लेना कि ये लखनऊ पैक्ट है, नहीं। तो ये क्या है? ये डांडी मार्च का ही चल रहा है सारा। 12 मार्च 1930 को चले थे साबरमती आश्रम से और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंच गए? डांडी पहुंच गए थे। सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, मतलब गवर्नमेंट का लॉ ब्रेक किया था उन्होंने, सॉल्ट जो है वो सी से निकाला था। इतना जानकारी आपको, आपके लिए काफ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको, अभी तक एक और बचा आपका लखनऊ पैक्ट, इसके बारे में बता देता हूँ। तो लखनऊ पैक्ट की बात करूं तो लखनऊ पैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट है। किस किस के बीच? AINC के बीच एंड मुस्लिम लीग के बीच क्या है? एक एग्रीमेंट। हो सकता है कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा एक एग्रीमेंट है मुस्लिम लीग और किसके बीच? INC के बीच, की दोनों पार्टी को क्या करना है? जॉइंट सेशन रखना है। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। कब? दिसंबर 1916 में हुआ था, ठीक है। इतना समझ आपको आ गया है। अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए बंदों के बीच में कि किसके बीच में हुआ था, तो साइंड बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के बीच में हुआ था। अब आपको डेट जो है वो सबकी पता चल चुकी है। सबसे पहले आपका आएगा 1916 वाला। 1916 वाला मतलब आपका आएगा फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले। 1916 वाला लखनऊ पैक्ट है, इसके सबसे पहले आएगा आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन वाला आ गया आपका ये दोनों। उसके बाद आपका आएगा 1919 वाला, मतलब ए ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज कॉल्ड द, जो पहला लेजिस्लेचर था प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रजा सभा। क्या बोला जाता है? प्रजा सभा। और ये किसने एस्टेब्लिश की थी? ये महाराजा हरि सिंह जी ने एस्टेब्लिश की थी। कब? 1934 में। अब देखो, एक बात मैं यहाँ पे, एक चीज़ मैं आपके शेयर करना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक लेक्चर जो है वो हिस्ट्री का वो रिकॉर्ड किया था, 2 घंटे का मैराथन सेशन। आई रिक्वेस्ट यू कि वो सेशन ज़रूर देखना। ये सेशन था, देखो आप नहीं देखोगे मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसको देखोगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये मैं आपको दे चुका हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया, जितनी भी बुक्स होती हैं, आपने इतनी बुक्स देखी ही नहीं होंगी कभी, JNK में पढ़ी ही नहीं होंगी। उसके बाद हर एक में, मतलब जैसे निर्भर पुराण से स्टार्ट हुआ, राज तरंगिणी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में पूरी डायनेस्टीज, महाभारत पीरियड, मौर्यन एम्पायर, सारी, मतलब ये सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लोगों ने आपको सिर्फ ये बताया होगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, मैंने आपको फर्स्ट भी बताया, प्लेस बताई किसके टाइम पे हुई, उसमें प्रेसिडेंट कौन था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बताई, थर्ड बताई, उसके बाद आपको फोर्थ बताई। हर एक चीज़ मैंने आपको इस पूरे के पूरे 2 घंटे के लेक्चर में सारा का सारा आपका कवर किया है। तो ये चीज़ें आई रिक्वेस्ट यू कि ये चीज़ें आप ज़रूर देखना, बाकी आपकी मर्जी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। क्या बोला है? नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। अगर थोड़ा सा बच्चे को नॉलेज है तो उसको पता होगा कि सिंध नाला भी जो है वो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वैश्व रिवर भी जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। वैरीनाग जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये बच्चे को पता होगा, क्योंकि वैरीनाग तो इसका क्या है? वैरीनाग तो इसका ओरिजिन है, ठीक है, जहां से ये निकलती है वैरीनाग स्प्रिंग से, ये तो इसका ओरिजिन है। तो जो ओरिजिन है वो कभी भी ट्रिब्यूटरी नहीं हो सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, सॉरी। अब मुझे क्योंकि इसके बारे में बताना है तो मुझे तो और इसके बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि झेलम खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है। झेलम खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंदस रिवर की झेलम ट्रिब्यूटरी है। थोड़ा सा इंदस रिवर के बारे में बता दूं। इंदस रिवर का जो क्या बोलते हैं ओरिजिन है, उसको क्या बोलते हैं? बोखारशू ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? बोखारशू ग्लेशियर जो है इसका क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत, या कुछ ऐसा, कई बार ऐसा भी मेंशन होता है, लेकिन यही ज़्यादा मेंशन होता है कि बोखारशू ग्लेशियर जो है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है? बिटवीन लद्दाख एंड ज़ांस्कर रेंज, ZASKAR, कई बार हो सकता है कहीं पे ZANSKAR भी लिखा हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इतना समझ आपको आ गया।
इसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको चीज़ें बताता हूँ कि इंडस रिवर को इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी, जैसे मैंने बता दिया, कुछ लेफ्ट बैंक, ये जो झेलम है ये इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ऑल्दो इतना ज़्यादा मतलब आपको डीप नहीं पूछा जाता है कि इंडस की लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, बट अगर आ जाए तो मैं आपको थोड़ी सी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो मैं आपको दे ही देता हूं। इंडस की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, एलबी मैंने क्या लिखा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या हो जाएगी, एक तो झेलम रिवर हो जाएगी, उसके बाद रावी हो जाएगी, चनाब हो जाएगी, सतलुज हो जाएगी, ब्यास हो जाएगी, जांस्कर हो जाएगी, उसके बाद सुरू रिवर भी है एक, वो भी हो जाएगी। ये सारी इसकी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन आ जाएगा, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आ जाएगा जैसे श्योक रिवर है, कई बार पूछा जाता है श्योक रिवर के बारे में। उसके बाद कई बार एक आपको रिवर पूछी जाती है, द्रास रिवर है, ये पूछा जाता है। उसके बाद हुंजा रिवर है, HUNZ है, गिलगिट रिवर है, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारी हैं यार, इतना मैं मतलब कहाँ ही बताऊंगा आपको, इतने वो तो फिर लेक्चर ही हो गया। तो इंडस का ये आ गया। अब मैं मेन आपको, हमको पढ़ना क्या है, झेलम के बारे में, तो झेलम के बारे में बताता हूँ। झेलम को क्या बोला जाता है, झेलम को बोला जाता है, झेलम के 5 से 6 नाम है, लेकिन मेन आपको 3 नाम यहाँ पर मैं बताता हूँ। एक तो इसको कश्मीरी में बोला जाता है व्यथ, ठीक है, संस्कृत में बोला जाता है इसको वितस्ता, और इसको ग्रीक में बोला जाता है हाइदस्पस। क्या बोला जाता है, हाइदस्पस। ये 3 नाम इसके आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन मैंने इसका बता दिया आपको कहाँ से, इसका वेरिनाग स्प्रिंग जो है ये इसका ओरिजिन है। कल मैंने जो लेक्चर आपको दिया था 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने बताया था आपको वेरिनाग स्प्रिंग जो है वो उसकी जो प्रेजेंट शेप है ऑक्टागोनल शेप, वो किसने दी है, कि कौन सा किंग था जिसने वो ऑक्टागोनल शेप दी है, उसका जो गार्डन है उसको स्प्रिंग वगैरह या किसने लगवाया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन, झेलम रिवर को और क्या बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर भी इसको बोला जाता है, या फिर लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर भी हो सकता है, कहीं पे मेंशन हो, ठीक है। उसके बाद कहाँ से ये रिवर फ्लो करती है, ये रिवर फ्लो करती है आपकी कहाँ से, अनंतनाग से फ्लो करती है, उसके बाद आपका पुलवामा से फ्लो करती है, उसके बाद आपकी श्रीनगर से फ्लो करती है, उसके बाद आपकी बारामूला से, उसके बाद ये डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, वुलर लेक में चली जाती है, ठीक है। इतना समझ आपको आ गया। अब एक मेन पॉइंट इसमें यह पूछा जाता है कि झेलम रिवर जो है वो चनाब को कहाँ पे ज्वाइन करती है। ये जो झेलम रिवर है, ये झेलम रिवर आई, चनाब को कहाँ पे ज्वाइन करेगी, ये करेगी त्रिमू झांग, JHANG, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिमू झांग में ये क्या करती है, चनाब से क्या करती है, मिलती है, ये चनाब होगी। अब ऐसे तो नहीं है फ्लो, ऐसे तो नहीं करते हैं, बट अब मैं कैसे यहाँ पे पूरा मैप बना के थोड़ा ना बता सकता हूँ। तो इसलिए झेलम और चनाब कहाँ पे मिलेंगी, त्रिमू झांग करके एक जगह है, वहाँ पे ये मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था उस पे आ जाते हैं कि इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी थी, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या क्या आता है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में ब्रिंगी नाला आता है, एक BRINGI, ब्रिंगी नाला आता है, लिदर रिवर आती है, अरपत रिवर आती है, हारवान आता है। अब ये हारवान आपको पता होगा, हारवान अगर आपको किसी को पता है कि हारवान के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ फ्रेश वाटर से कुछ ना कुछ लेना देना है इसका, तो बता दो मुझे क्या पॉइंट है। उसके बाद सिंध रिवर जो है वो आती है, उसके बाद एरिन ERIN आती है, उसके बाद मधुमती आती है, उसके बाद पोरू रिवर आती है। ये सारी क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। आपको ये याद रखना है कि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट और लेफ्ट का इतना झंझट मत पालो अभी, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बैंक की मैं बात करूं, क्योंकि इतनी स्पेस मेरे पास भी नहीं होती, इतने सारे पॉइंट्स बताने हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या क्या आता है, इसका विषम नाला जो मैंने बोला, VISHAV भी कहीं पे मेंशन होता है, W भी कहीं पे मेंशन होता है। उसके बाद एक RAMBIAR, किसी भी तरह से प्रोनाउंसिएट करो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूध गंगा, ठीक है, उसके बाद क्या, दूध गंगा। उसके बाद फिरोजपुर नाला कई बार पूछा जाता है, फिरोजपुर नाला कई बार पूछा जाता है, ये क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब देखो ये कहीं पे मेंशन नहीं होता, रोमूसी कहीं पे भी आपने देखा होगा, कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं मिला होगा, लेकिन आपको इतना तो पता होगा ना कि वेरीनाग जो है इसका ओरिजिन है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आपको आप नया क्या जानने को मिल गया कि रोमूसी भी जो है ये भी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ठीक है। समझ आ गया आपको, अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जो है वो कर दिया करो, हमें भी मोटिवेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना, एक पॉइंट और याद रख लेना। यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताई ना, दूध गंगा, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दूध गंगा को हम लोग दूध कोल, DOUDKOUL भी बोलते हैं, या फिर रिवर ऑफ मिल्क भी इसको बोला जाता है। ऐसा तो बहुत सारे पॉइंट है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ। अब मैं विषम नाला के बारे में, विषम रिवर के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ब्रिंगी नाला के बारे में बहुत सारे पॉइंट हैं, लिदर रिवर के बारे में बहुत सारे पॉइंट है। इतने पॉइंट में एक चीज़ में कवर नहीं कर सकता, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट जो होंगे वो कवर कर दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, एज पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। तो 2 यूटीज क्रिएट हुई थी, आपको पता है, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक आपकी लद्दाख। और उसके बाद क्या हुआ, जो विदाउट लेजिस्लेचर थी वो कौन सी थी, लद्दाख, और विद लेजिस्लेचर कौन सी थी, जम्मू एंड कश्मीर।
अब देखो यहाँ पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक लेक्चर ही जो है वो अलग से ले आऊँ, ताकि एक ही लेक्चर में आपका पूरा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो सके। यहाँ पे मैं कितनी ही इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके सेक्शंस में से पूछे जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा एक अलग ही लेक्चर ले आऊँ आज के, मतलब इसमें मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक सेकेंड ज़रा थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हमको, कुद डांस इज परफॉर्म्ड टू ऑनर द गॉड्स लोक देवताज एज अ थैंक गिविंग रिचुअल, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिव ओकेजन्स लाइक ईद एंड रमजान डेज आर गोइंग। पहली बात तो ये हुई कि एक कुद डांस, मतलब हमारा JNK का ये डांस फॉर्म है। कुद जगह है, आपको पता है, चनैनी से थोड़ा सा आगे। अब ये कुद डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है किसके, इन्होंने ये बोला कि परफॉर्म किया जाता है टू ऑनर द गॉड्स लोक देवतास। अब देखो इसके बारे में, कुद डांस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सुनो। कुद डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है बिल्कुल इन टू ऑनर द गॉड्स लोक देवता। कई बार यहाँ पे लोक देवता की जगह हो सकता है मेंशन क्या हो, यहाँ पे कुल देवता भी मेंशन हो। क्या? कुल देवता। जो लोग मतलब जो जानते होंगे अपने अपने आपके सबके क्या होते हैं, कुल देवताज होते हैं। कुछ गुरु पूर्णिमा होती है, जब आपका क्या लगता है, मेल लगती है ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, वो लोग जानते होंगे कुल देवताज होते हैं उनके। हम लोग मतलब एक जगह पे एक जगह मीट करते हैं सब लोग अपने कुल वाले, ठीक है। तो ये किसको ऑनर के लिए, ऑनर करने के लिए मनाया जाता है? लोक देवताज को या फिर कुल देवताज को। बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है? माउंटेनियस रीजन्स पे, मतलब माउंटेन रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही बात कही गई है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि क्या फेस्टिव ओकेजन लाइक ईद या फिर रमजान पे मनाया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन 1 क्या है इसका? ट्रू हो जाएगा। जनरली जो है वो कुद डांस का परफॉर्म किया जाता है गुड हार्वेस्ट के बाद, ठीक है। आफ्टर गुड हार्वेस्ट के बाद जो है ये परफॉर्म किया जाता है। और इसको परफॉर्म कब करते हैं? कहीं कहीं पे मेंशन ये भी है कि इसको परफॉर्म करते हैं नाइट में, ठीक है, नाइट टाइम्स पे। पर इतनी भी नाइट नहीं होनी चाहिए जो स्टार्स की ल्यूमिनेंस है, मतलब जो स्टार्स की लाइट होती है उसके अंडर, ठीक है। जो स्टार्स की लाइट है उसके अंडर इसको क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है उसके। और ये मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद इसकी और क्या बात है? और इसकी बात यह है कि इसको मैन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं। जब मैन परफॉर्म करते हैं वो क्या पहनते हैं? वो कुर्ता पहनते हैं इसमें, ठीक है, कुर्तास पहनते हैं। चूड़ीदार पजामास पहनते हैं। कौन से? चूड़ीदार पजामास पहनते हैं। टर्बन मतलब पग जो बोलते हैं वो पहनते हैं मैन के लिए। और वुमेन जो है इसमें क्या पहनती हैं? वुमेन पहनती है डोगरी सूट, जो आजकल रिवाज फैशन दोबारा वापस आ रहा है डोगरी सूट का, डोगरी सूट पहनती है इसमें, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूँ कि कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, बहुत सारी, जैसे नरसिंगा, NARSINGHA, नरसिंगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो नरसिंगा यूज़ होता है, ड्रम यूज़ होते हैं, फ्लूट्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें और भी यूज़ होते हैं। और वो बोला जाता है, माना जाता है कि ये बोन फायर, ठीक है, बोन फायर बीच में होती है और आसपास इसको क्या किया जाता है? उसके परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। बीच में बोन फायर है और आसपास इसको परफॉर्म किया जाता है। इतने सारे पॉइंट आई थिंक आपके लिए काफ़ी रहेंगे कुद डांस पे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही था, लोक देवता, कुल देवता, या फिर कहीं कहीं पे हो सकता है आपको ये भी मेंशन हो ग्रामीण देवता। क्या? ग्रामीण देवता भी कहीं कहीं पे मेंशन होगा, ठीक है। इतना चलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लेसेस इज नोन एज द गेटवे टू द कश्मीर वैली। अब देखो इस क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन बच्चा। जैसे लेह और लद्दाख तो नहीं हो सकता, ये तो मैं पहले ही कैंसिल कर देता हूँ। अब जब आपको जम्मू की तरफ आना है पहले, तो सबसे पहले आप कहाँ पे आते हो? पठानकोट, कठुआ। उसके बाद आप कहाँ करते हो? JNK में एंटर करते हो। सॉरी, कठुआ में ही आप मतलब क्या कर देते हो? कठुआ में आओ, जब पठानकोट से आओ आप कठुआ में एंटर करके, तो आप JNK में एंटर करके। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि JNK का गेटवे कौन सा है। जब JNK का गेटवे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? कठुआ बोलोगे। या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको जम्मू का गेटवे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? कठुआ बोलोगे। अब जब कश्मीर का गेटवे बोला जाता है तो ऑल दो इसको ऐसे भी हम लोग मान के चल सकते हैं कि जम्मू आएगा पहले, उसके बाद ही तो कश्मीर जाएंगे, तो गेटवे जम्मू भी बोल सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। लेकिन है क्या, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मतलब झगड़ सकते हैं JKSB के साथ कि काजी कुंड को जो है, ठीक है, काजी कुंड को जो है वो बोला जाता है गेटवे ऑफ कश्मीर। काजी कुंड को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ कश्मीर। तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव जो है इसका आंसर होना चाहिए। अब आई थिंक JKSB ने मुझे याद नहीं है, बट JKSB ने आई थिंक पहले जम्मू ऑप्शन दिया था, उसके बाद शायद नन ऑफ द अबव हो गया था। एक बार इस क्वेश्चन का ना आंसर चेक कर लेना, बट इसका आंसर काजी कुंड, जो जिसको बोला जाता है गेटवे ऑफ कश्मीर। अगर ऑप्शन में ऐसा मैंशन होगा कि विच डिस्ट्रिक्ट
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अगर मेंशन होगी कि किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है गेटवे टू जम्मू या जम्मू एंड कश्मीर, तो आप लोग क्या बोलोगे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट ही आपकी पहली पड़ेगी कहाँ, जब आप पंजाब से कहाँ एंटर करोगे, JNK में एंटर करोगे। तो इतना आपको समझ आ चुका है। हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पास एक सेकेंड रुको जरा, विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। तो बहुत सारे बच्चों को ये तो आंसर आता ही होगा, जोजिला पास जो है वो कनेक्ट करता है कश्मीर को लद्दाख के साथ। अब पासेस की बात हुई है तो मैं चाहता हूँ थोड़े से पासेस आपको बता दिए जाए। ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी, एक सेकंड जरा रुकना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ पासेस के नाम मैं आपको, उसको सारे याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। कुछ पासेस के नाम आपको मैं बता देता हूँ, जैसे बनिहाल पास। ठीक है। कौन सा पास? बनिहाल पास। उसके बाद दूसरा पीर पंजाल पास, पीर पंजाल पास। ठीक है, 2। और तीसरा एक और है, कौन सा? बुरजिल पास। ये तो आपको पता चल गया, जोजिला पास हो गया। अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और भी बताऊंगा, अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बनिहाल पास जो है ये क्या करता है, कनेक्ट, मतलब बनिहाल पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कनेक्ट करता है जम्मू और कश्मीर को। उसके बाद पीर पंजाल पास, जिसको क्या बोला जाता है, पीर की गली भी बोला जाता है, पीर की गली। इसी पीर की गली को क्या बोला जाता है, पीर पंजाल पास भी बोला जाता है। ये कश्मीर को, एक सेकेंड रुको, ये कश्मीर को पुंछ KAS, कश्मीर की स्पेलिंग ही भूल गई मुझे, KSHMIR। ठीक है, कश्मीर को रजौरी और पुंछ से जो है वो कनेक्ट करता है थ्रू मुगल रोड। ठीक है, और ये हाईएस्ट पॉइंट भी है, पीर की गली जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है किस पे, मुगल रोड पे। ठीक है, मुगल रोड पता होगा आप लोगों को, कश्मीर वालों को तो ज़्यादातर पता होगा। उसके बाद मैं बात करूं बुरजिल पास को, तो ये क्या करता है, ये लद्दाख को कनेक्ट करता है। कश्मीर को किससे कनेक्ट करता है, लद्दाख से कनेक्ट करता है। ठीक है, कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। जोजिला पास भी क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर को किससे कनेक्ट करता है, लद्दाख से कनेक्ट करता है। वैसे और बहुत सारे पासेज हैं आपकी, काराकोरम पास है, बुरजेल पास मैंने आपको शायद बता दिया क्या, हाँ बुरजेल पास तो आपको मैंने बता दिया। पेंसिला पास है, कश्मीर और कारगिल को कनेक्ट करता है, ये भी लिख लो कहीं पे, हो सकता आ जाए। PENSI, पेंसिला पास, जो कि किसको कनेक्ट करता है, कश्मीर एंड कारगिल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ पासेस की बात हुई है, जैसे ये शिपकिला पास है, ये कहाँ पे आपका, ये हिमाचल में है। शिपकिला पास कहाँ पे आपका, हिमाचल में है। ठीक है, अब हिमाचल में और कौन कौन से पास है, तो आपको 2 4 5 इंपॉर्टेंट पास जो है वो याद मैं रख देता हूँ, मतलब बोल देता हूँ। जैसे शिपकिला पास तो हो गया, दूसरा रोहतांग पास जो है, ये रोहतांग पास है, ये भी कहाँ पे आपका, ये भी आपका हिमाचल में है। उसके बाद एक बारालच्छा पास। ठीक है, बारालच्छा पास जो है वो भी आपका कहाँ पे है, रोहतांग, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल में है। उसके बाद एक देवसा पास है, DEBSA देवसा पास, ये सारे कहाँ पे आपके, हिमाचल में पास है। ठीक है, उसके बाद मतलब अब बहुत पास हैं, इतने तो मैं नहीं याद करा सकता आपको। आपको अगर चाहिए होगा ऐसे लेक्चर, देखो मैं स्टैटिक पार्ट जो है ना, मैं स्टैटिक पार्ट आपको याद करा सकता हूँ। तो अगर आपको ये लेक्चर चाहिए होंगे कि सर हमें पासेस याद करा दो, हमें रिवर्स याद करा दो, हमें लेक्स याद करा दो, हमें आइलैंड्स याद करा दो, मतलब ये स्टैटिक, हमें डांस फॉर्म्स याद करा दो, कल्चर एंड हेरिटेज वाला हमको याद करा दो, वो मैं आपको याद करा सकता हूँ अगर आपकी डिमांड हुई तो। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको अगर और बता दूँ, लेह लद्दाख में तो हो गया। लेह लद्दाख में अगर मैं बात करूं तो और हमारे पास खारदुंगला पास आता है, उमलिंग ला पास आता है, मिंटिका पास आता है, सब बहुत सारे पासेस हैं। और ये नथुला पास कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है। किसको कनेक्ट करता है, सिक्किम एंड भूटान को कनेक्ट करता है, सिक्किम एंड भूटान को कनेक्ट करता है नथुला पास। अगर आपको लगे कहीं पे मेरे से कुछ स्किप हो गया, या फिर मेरे से मिस हो गया, या फिर गलती हो गई, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और कुछ चीज़ें आप जैसे मैंने रोहतांग पास बता दिया, मैंने सिक्किम का एक पास बता दिया, नथुला पास। आप चाहो तो सिक्किम के 2-3 पास और कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि और बच्चों को कमेंट सेक्शन से भी फायदा हो सके। आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता है, हिंदी भी है, डोगरी भी है। डोगरी किधर है, डोगरी क्यों नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे, हिंदी भी है। ठीक है, हिंदी है, डोगरी है, कश्मीरी है। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गया आपको। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या करार दिया जाएगा, गलत करार दिया जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उर्दू हुआ करती थी। तो उस हिसाब से, स्टेट के हिसाब से हम अगर जाएं तो पहले हमारी लैंग्वेज हुआ करती थी। बट हम इस हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि आज के पेपर हैं, 2024 के पेपर हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखो ये एक बीच में आसान क्वेश्चन आ रहा था, मैंने उठा लिया। नॉर्थ से साउथ करना, तो सबसे लास्ट में तो तमिलनाडु आएगा ना, तो सबसे लास्ट में बी ऑप्शन आएगा। सबसे लास्ट में बी ऑप्शन किस में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होना चाहिए आपका मार्क करने का। ठीक है, एमपी आपको पता है कि बीच में दिखता है, हिमाचल आपको ऊपर दिखेगा, इसका मतलब ए आपको ऊपर दिखेगा, और सॉरी बी जो है आपको सबसे लास्ट में दिखेगा। उसके बाद आपको पता है कि मध्य प्रदेश आपको कहाँ दिखता है? यहाँ बीच में दिखता है। और उसके बाद क्या दिखता है आपको? तेलंगाना नीचे दिखता है। तो इसीलिए क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए सी, ए डी सी बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? हमको चाहे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, हमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसमें से हमको एक तो पता ही होता है। जैसे गिर नेशनल पार्क है, ये हमको पता है, जी से गिर, जी से गुजरात, तो गिर वाला जो है वो गुजरात में होगा, ये हमको पक्का पता है। अब ये अगर हमको पक्का पता है, इसका मतलब डी का जो है वो 1 होगा। तो डी का 1 है, डी का 1 किस किस में है? ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो ये या तो ये। अब देखो, अब किसी और का, एक और का अब ढूंढना पड़ेगा आपको। काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है भाई। कहाँ पे है? असम में। तो ए क्या आ जाएगा? इसका ए आ जाएगा, ए का 4। तो ए का 4 कौन सा ऑप्शन हो गया? 21 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे आ गया? यहीं से आपको पता चल गया, बी का 3 है, इसका मतलब जिम कॉर्बेट जो है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। रणथंबोर जो है वो कहाँ पे है? वो है राजस्थान में। तो आपको रा से राजस्थान यहाँ पे पता चल रहा है, गिर जो है वो जी से आपका यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से रंगा, ठीक है, रंगा। अब देखो, काजीरंगा को कैसे याद रखना है? काजी, ठीक है, काजी बनना जो है वो आसान नहीं है, ठीक है, काजी बनना आसान नहीं है, आसान से आसाम, तो काजी यहां से आ गया। ठीक है, चीजें आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है ना, ये आपको, क्योंकि ये पुराने पेपर्स होते हैं तो हमको रिसेंट डेटा चाहिए होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस का ना रिसेंट डेटा पढ़ के जाया करो। जैसे G20 समिट जो है उसका डेटा मतलब कहाँ पे हुई है, पहले कहाँ पे हुई है, पहले कितने मेंबर्स थे, अब कितने मेंबर्स हैं, ऐसी चीज़ें। अगर कोई वर्ल्ड कप हुआ है इस साल तो कहाँ पे हुआ, कौन जीता, और कोई मतलब नया कुछ इसरो ने या फिर नासा ने कुछ लॉन्च किया नया, तो उसका COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहीं पे अगर हुई है, कौन सी अभी इस बार कौन सी हुई, कहाँ पे हुई, ये चीज़ें रिसेंट जो है ना पढ़ के जाया करो। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे से हो पाया तो एक लेक्चर में इस पे भी ले आऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राबी क्रॉप्स आर सोड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। ये बिल्कुल सही बात की है इसने कि राबी क्रॉप जो है उनका सोइंग सीजन जो है, टाइम पीरियड जो है वो किसके बीच में होता है? अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में इसका क्या होता है? सोइंग। ठीक है, सोइंग पीरियड इसका अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में होता है, और इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो होता है मार्च अप्रैल के पास। अब देखो, बच्चे यहाँ पे झगड़ सकते हैं कि सर नहीं मार्च अप्रैल नहीं, सर मार्च से मई होता है। अब 1-2 महीना आपका आगे पीछे हो सकता है, लगभग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मार्च अप्रैल के आसपास जो है वो इसका हार्वेस्टिंग सीजन होता है। इतना आपको याद रखना है। अब देखो, इसको पानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इट रिक्वायर, मतलब पानी तो चाहिए, हर क्रॉप को पानी चाहिए होता है, बट राबी क्रॉप्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे आप खुद देख रहे हो कि सो कब किया जा रहा है, बोया कब जा रहा है? अक्टूबर एंड नवंबर में। यहाँ बोला जा रहा है राबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। तो क्या अक्टूबर नवंबर में वार्म वेदर होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ठंड होती है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? एक ही स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा, वो कौन सा होगा? ओनली ए। समझ आ गया आपको? अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मतलब ट्रिक क्या है, एक मतलब ऐसे निमोनिक्स टाइप है कि आपको आप याद रख सको कि कौन से क्रॉप्स इसमें आते हैं, क्योंकि बहुत बार राबी और खरीफ का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब राबी क्रॉप में आपको एक चीज याद रखनी है। देखो, राबी में क्या आता है? आर। जब राबी में आर आता है, इसका मतलब आर से राइस इसमें नहीं आएगा। ये चीज याद रखना। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में गलत होते हैं कि राइस जो है वो किस में आएगा, राबी में आएगा कि खरीफ में आएगा। आर आ रहा है इसमें, तो इसमें एक बार आर आ चुका है, तो अब इसमें राइस नहीं आएगा। तो राबी में राइस नहीं आता। तो आपको याद क्या रखना है राबी क्रॉप्स के लिए? राबी क्रॉप्स के लिए क्या याद रखना है? राइस नहीं आता, मतलब इसमें क्या आएगा? वीट आएगा। ठीक है, राइस नहीं आएगा तो इसमें क्या आएगा? वीट आएगा। अब याद कैसे रखना है? इसमें राबी के लिए आप याद रख सकते हो BMW इन PG। ठीक है, कोई बंदा बहुत अमीर है, उसका पीजी रहता पीजी में है चाहे, लेकिन पीजी में भी उसने क्या रखी है? BMW रखी है। बी से यहाँ पे क्या आ गया? बार्ले। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, ऑल्दो कुछ और भी क्रॉप्स होते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो आपको जनरली पूछे जाते हैं। बी से क्या आ गया? बार्ले। एम से क्या आ गया? आपका मस्टर्ड। ठीक है, डब्ल्यू से क्या आ गया? आपका वीट आ गया। पी से क्या आ गया? आपके मटर। ठीक है, जी से क्या आ गया? आपका ग्राम, चना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो आपको पूछे जाते हैं BMW इन PG। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको खरीफ क्रॉप का मैं बताऊं, यहीं कहीं लिख लेता हूं। अगर मैं आपको खरीफ क्रॉप का जो है वो बताऊं, तो खरीफ क्रॉप का जो आपको निमोनिक्स याद रखना है वो रखना है मिस MRS। आपको याद रखना है मिस JCBG।
ठीक है। जेसीबी कहीं पे लगी हो, काम लगा हो तो सब लोग उसको देखने चालू हो जाते हैं। तो ऐसे ही मिस JCBG आप लोग याद रख सकते हो। M से यहाँ पे क्या है मेज, R से क्या है यहाँ पे राइस, S से क्या है यहाँ पे शुगर बीन क्या होता है, सोयाबीन, सॉरी, ठीक है। J से यहाँ पे क्या है जूट, उसके बाद C से यहाँ पे क्या है कॉटन, ऑल्दो कॉटन कैश क्रॉप में भी आता है। B से आपका बाजरा है, G से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राउंड नट हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे चना होगा, यहाँ पे ग्राउंड नट होगा, मूंगफली होगी, ठीक है। इतना समझ आपको आ गया। अगले पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कौन सा, इन विच टूरिस्ट प्लेस कोलाहाई ग्लेशियर इज लोकेटेड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि कोलाहाई ग्लेशियर कहां पे आता है, पहलगाम में आता है। तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में मैं दे चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या है, हमें पूछा है लेक्स के बारे में और हमको पेयर्स जोड़ने हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं पता, आपको इतना तो पता होगा, अपनी डल लेक तो पता ही होगी, जम्मू एंड कश्मीर में है, तो C का 2 आएगा। C का 2 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें से कोई ऑप्शन होगा। इसमें से कोई है तो ऑटोमेटिकली B में दोनों, B का क्या है, दोनों में 3 है, इसका मतलब पुलिकत लेक कहाँ पे आएगी, आंध्रा में। डल लेक भी हमको पता चल चुका है। उसके बाद लोकटक लेक तो आपको पता है ना, फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमारा इंडिया का मणिपुर में है, तो इसका मतलब डी का जो है वो 1 आएगा, डी का 1 इसी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। एक बचा हमारा हुसैन सागर, तो हुसैन सागर कहाँ पे आ जाएगा आपका, तेलंगाना में आ जाएगा, ठीक है। हुसैन सागर कहाँ पे आ जाएगा, तेलंगाना में। आई होप आपको ये इसमें कुछ समझाने वाला तो था नहीं, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता है कि भैया दादा भाई नौरोजी हैं, जिनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब इनके बारे में कम से कम मेरे पास 2 पेज होंगे जो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लो कि बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके 2 न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। एक कौन सा, केसरी, कौन सा, केसरी, जिसको बोला जाता है द लायन भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, मराठी है, मराठी न्यूज़पेपर है। कौन सा है, मराठी न्यूज़पेपर है। और दूसरा न्यूज़पेपर कौन सा है इसका, ठीक है, दूसरा न्यूज़पेपर है इनका मराठा, MAHRATTA। अब ये मराठा है, लेकिन ये किस लैंग्वेज में है, ये इंग्लिश में है, ये न्यूज़पेपर इंग्लिश में है। तो याद रखना, कंफ्यूजन होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केसरी है वो किस लैंग्वेज में, वो मराठा में, मराठी लैंग्वेज में, और जो मराठा है वो किस लैंग्वेज में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 18 मंथ्स जो है वो जेल में रहे थे, ठीक है। कौन सी जेल में, ये पूछा जाता है कि कौन जो था वो जेल में रहा था 18 मंथ्स के लिए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, ये भी इनको बोला जाता है। उसके बाद जो गणेश पूजा होती है हमारी, ठीक है, उसको गणेश फेस्टिवल में किसने कन्वर्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कन्वर्ट किया था। इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट की थी 1916 में, एक किसने की थी, एनी बेसेंट ने, एक किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद इनकी 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एक गीता रहस्य। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यार, एक वीडियो में मैं कितनी ही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। बाल गंगाधर तिलक की 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एक आपकी है गीता रहस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। गीता रहस्य 1915 के डेट मतलब मैक्सिमम पूछे नहीं जाते, लेकिन गीता रहस्य। उसके बाद आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ARCTIC, आर्कटिक होम ऑफ वेदास जो है, ये भी इनकी एक बुक है, 1903 इसका टाइम पीरियड, ठीक है। एक सेकेंड, 1903 इसका टाइम पीरियड। उसके बाद एक इन्होंने मतलब एक किसी बंदे की वो होती है ना फेमस सेइंग्स की, इन्होंने ऐसा बोला था, इन्होंने बोला था कि INC शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बैगिंग एंड क्लेमिंग इट्स राइट्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, अब सारा तो लिख नहीं सकता, कि INC शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बैगिंग एंड क्लेमिंग इट्स राइट्स। तो ये सारी चीज़ें ना आप अपने साथ लिख लिया करो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं लिख सकता, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया इनके बारे में। और फिर मैं बात करूँगा महात्मा गांधी जी के बारे में, इनके बारे में मेरे पास 2-3 पेज होंगे। सिमिलरली दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करूं तो ये 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे हैं INC के। सबसे पहले टाइम्स कब, 1886 में। कौन सा सेशन, कैलकाटा सेशन, कौन सा था वो, सेकंड सेशन था, ठीक है। ये 3 बार रहे हैं, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरा कब रहे, 1893 में लाहौर सेशन, वो कौन सा सेशन था, 9th सेशन था। उसके बाद 1906 में दोबारा कैलकाटा सेशन, कौन सा सेशन था, 22nd सेशन था। ये सारी जो है इसी में 22nd सेशन में स्वराज की डिमांड हुई थी। 1867 में इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में फॉर्म की थी। 1875 में ये क्या बने थे, मेंबर बने थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे के, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं यार, न्यूज़पेपर है वॉइस ऑफ इंडिया इनका, और भी बहुत सारी चीज़ें। हाउस ऑफ लिबरल पार्टी, मेंबर ऑफ लिबरल पार्टी बने थे ये हाउस ऑफ कॉमन्स में 1902 में। फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन MP थे, ग्रैंड ओल्ड मैन इनको बोला जाता है। इन्होंने फॉर्म्ड इंडियन लंदन सोसाइटी 1865 में फॉर्म की थी। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं सारे लिख नहीं सकता, जो जो मैंने बोला है वो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके, थोड़ा सा सुन के इसको दोबारा से अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब क्वेश्चन नंबर 29 में कैसे करना है इसको देखो।
कोई नहीं है अगर पता आपको, देखो कोयना, कोयना, कोयना से क्या याद आ रहा है आपको? याद है आपको कोयला एक मूवी थी शाहरुख खान की, ठीक है। कोयला से कोयना से कैसे याद रखना है? कोयला, कोयला। अब मूवी है तो आपको पता है मुंबई में क्या है? फिल्म सिटी। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो कोयना डैम कहाँ पे होगी? महाराष्ट्र में, ठीक है। कोयना डैम कहाँ पे होगी? महाराष्ट्र में। याद रखना अब से, सी का क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद तेरी ऐसी तैसी करते हैं ना हम लोग, तेरी ऐसी तैसी, तू नीचे आ, तू ऊपर क्या कर रहा है? तू नीचे आ जरा, 1 मिनट अभी बताता हूँ तेरे को, तू नीचे आ, 1 मिनट आ तो सही तू नीचे। तो तेहरी डैम को कहाँ पे होगी? उत्तराखंड में। तू ऊपर क्या कर रहा है? ठीक है, तो ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर से क्या आ गया? उत्तर, मतलब ऊपर। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत। ये मेरी ऐसी मतलब मानना है कि आपको ये याद हो जाता है। आपको मे बी अभी ऐसा लग रहा होगा स्टूपिड चीज़ें क्या कर रहा है, बट आपको ये याद हो जाता है, ठीक है। तो तेरी से क्या आ जाएगा? उत्तराखंड। तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या आ जाएगा इसका? डी का आ जाएगा 1। तो डी देखो 1 कहाँ पे है? D1 यहाँ पे है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद आपका सी का क्या आएगा? 2। तो सी का 2 दोनों जगह है, इसका मतलब हमको ज़्यादा जानना पड़ेगा। सरदार सरोवर डैम आपकी गुजरात में है, तो ए से क्या आ जाएगा? 3। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बचा आपका भवानी सागर, आपका कहाँ पे आ जाएगा? तमिलनाडु में आ जाएगा, ठीक है। तू कहाँ मिल? तू मिल भवन में, ठीक है। कहाँ मिल? तू मिल कहाँ पे मिल? भवन में। तो तू मिल से क्या आ गया? तमिलनाडु। कहाँ मिलना है? भवन में। तो भवन से क्या आ गया? भवानी, ठीक है। आप लोग याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास आ गया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको मैच करना है। अब देखो, अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको ये तो पता है फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी कौन है? महाराजा गुलाब सिंह। जब आपको ए का पता है 4, तो ढूंढो ए का 4, एक ही ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको हमको आगे तो बढ़ना ही है। तो ए का क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। अब दर उल अलम किन को बोला जाता है? महाराजा रंजीत देव जी को बोला जाता है। तो दर उल अलम क्या हो गया? ये हो गया। उसके बाद मियाँ दिदो कौन थे? मियाँ दिदो था एक रेबिलियन ग्रुप हेड। ये सिख एम्पायर के खिलाफ, ठीक है, सिख एम्पायर के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? एक रेबेलियन ग्रुप खड़ा कर दिया था। इसको ए भी बोला जाता था। लाइन ऑफ जम्मू भी इसको कहीं कहीं पे मेंशन है, और दूसरा रॉबिन हुड भी कहीं कहीं पे मेंशन है इनके बारे में, ठीक है। किनके बारे में? मियाँ दीदू, पूरा नाम था मियाँ दीदू जम्बाल, ठीक है, जम्मू के रहने वाले थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब ये ट्रीटी ऑफ लाहौर का गुजरात के साथ क्या लेना देना है, ये मुझे भी नहीं पता। अगर किसी को आइडिया है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, बट ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो यही है। अगर इसका गुजरात के साथ कोई लेना देना नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को पता है गुजरात के साथ क्या लेना देना है तो मुझे बता दो। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर, 2 ट्रीटी थी आपको पता है, एक ट्रीटी ऑफ लाहौर, एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कल ही मैंने मतलब उसी लेक्चर में जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, मैंने आपको बोला था ए पहले आता है, लेकिन ये ट्रीटी बाद में हुई थी। एल बाद में आता है अल्फाबेटिकली, ट्रीटी पहले हुई थी, ठीक है। तो कौन सी 9 मार्च को हुई थी? कौन? लाहौर वाली 1846। ये कब हुई थी? 16 मार्च को हुई थी। ये सारी मैंने आपको बता दिया है। किस किस के बीच में हुई थी लेक्चर में मैंने आपको वो नाम भी सारे बता दिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पे। अब ये जो आपका एक पेपर हो गया खत्म, ठीक है। यहाँ पे आपका अकाउंट्स असिस्टेंट वाला पेपर जो है वो खत्म होता है। जो भी जीएस में आई थी, जितना मेरे से हो सका मैंने आपको कवर करा दिया। एक पेपर में लग गए 40 मिनट, तो अगर 4 पेपर हैं तो आप मान लो सेशन बहुत लंबा होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। लेकिन मैं नहीं चाहता आपका बार बार टाइम वेस्ट हो। मैं 4 दिन में या 8 दिन में 4 लेक्चर लेके आऊँ, इसीलिए चाहे 2 घंटे लगेंगे, चाहे 3 लगेंगे, चाहे 4 लगेंगे, मैराथन सेशन एक ही होगा, सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पेपर की तरफ। तो पेपर नंबर 2 हमारा जो है वो स्टार्ट होता है। दूसरा पेपर कांस्टेबल फोटोग्राफी का उठाया है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके भी। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर्स। गीतांजलि, अब किसी को ये मैक्सिमम 99% बच्चे को पता होगा कि गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। तो 1 का आ जाएगा 4। तो 1 का 4 देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब दोनों में से कोई होगा। अकबरनामा भी मैंने भी पढ़ा रखा है, बाकियों को भी पता होगा कि अबुल फैजल ने लिखी हुई है, ठीक है। तो 2 का क्या आ जाएगा? 1। 2 का 1 तो दोनों में ही है, इसका मतलब अभी आगे जाना पड़ेगा। आगे जैसे ही जाऊंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो 4th का आ जाएगा 3 वाला। तो 4th का 3 किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। इसका मतलब 3rd का क्या है? 2। 3rd मतलब अभिज्ञान शकुंतलम। ये भी बहुत बार, ये कुछ फेमस बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं, तो इसीलिए किसने लिखी है? कालिदास ने, ठीक है। कुछ फेमस है जो पूछी जाती है हर बार, इसको याद रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत बार पूछा जाता है, और भी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, बट मैं नहीं चाहता कि इतना डीप उसमें घुसूं, क्योंकि वो तब पूछी जाती हैं जब आपको मतलब जनरली ऐसा मेंशन हो कि बुक्स एंड ऑथर्स ऐसा सिलेबस में मेंशन हो ना, तभी आपको ऐसी पूछी जाती हैं चीज़ें। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अजंता केव्स इज आर और करेक्ट। अजंता केव्स और एलोरा केव्स के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखना है इसको भी। अजंता केव्स कहाँ पे है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये बिल्कुल सही बात की है इसने।
नेक्स्ट इसने क्या बात की है, दीज केव्स आर लोकेटेड इन द सहादरी रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट्स। अब सहादरी जो है ना वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स को। तो ये जो है वो ईस्टर्न घाट्स में कहाँ पे आ गई, इसका मतलब 2 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। अब जैसे ही 2 इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन गलत चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ऑप्शन बचा एक ही। ये चीज़ें जो है ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एलिमिनेशन करना। ये क्या चीज़ें मैंने की, ये मैंने किया एलिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देर आर टोटल 32 केव्स इन अजंता, ऑफ विच 6 वर यूज्ड एज प्रेयर हॉल्स वाइल 26 वर यूज्ड एज रेजिडेंशियल केव्स। आपको नया पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल गया कि टोटल 32 केव्स हैं, 6 जो हैं वो यूज़ की जाती हैं एज अ प्रेयर हॉल्स और 26 जो हैं उसको यूज़ किया जाता था एज रेजिडेंशियल केव्स। उसके बाद अजंता केव्स आर क्रिसेंट शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ गिगेंटिक हॉर्स शू, जिजेंटिक बोलो, गिगेंटिक बोलो, कुछ भी बोलो, विद पेंटिंग्स थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स हैं उनका थीम क्या है, बुद्धिज्म बेस्ड है। एक दो चीज़ मैं अगर और बताऊं यहाँ पे अजंता केव्स के बारे में, तो एक तो ये पता चल गया आपको क्रेसेंट शेप्ड है और हॉर्स शू फॉर्म है और थीम क्या है उसका, बुद्धिज्म के अराउंड है। यहाँ पे एक दो चीज़ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर जो है पेंटिंग में, एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर है, मतलब ब्लू कलर का क्या है, एब्सेंस है, एब्सेंट है ब्लू कलर उसमें से। और कैसी पेंटिंग है, FRESC हो, CO मतलब फ्रिस्को पेंटिंग्स। फ्रिस्को पेंटिंग्स मतलब जिसमें मल्टीपल कलर्स एट ए टाइम यूज़ हुए हैं, जिसमें मल्टीपल कलर्स यूज़ हुए हैं लेकिन एब्सेंस है किसका, ब्लू कलर का। इंपॉर्टेंट पेंटिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक है इंपॉर्टेंट पेंटिंग इसकी डाइंग प्रिंसेस, डाइंग प्रिंसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेंटिंग। उसके बाद फ्लाइंग अप्सरा, ठीक है, FLYING फ्लाइंग अप्सरा, ठीक है। और मेनली आपको यहाँ पे बुद्धिज्म का ही पेंटिंग देखने को मिलेगी, मतलब बुद्धिज्म के आसपास ये फ्लरिश करता है, मतलब बुद्धिज्म के आसपास ही घूमती है ये पेंटिंग्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अजंता की बात होगी तो मैं चाह रहा हूँ कि एलोरा के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूँ। एलोरा केव्स की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, एलोरा केव्स की बात अगर मैं करूँ, कहाँ पे है, शहादरी रेंज, लेकिन ये वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट क्या हुआ था, गलत हुआ था। इसमें क्या आता है, इसमें आपका हिंदुइज्म भी है, इसमें आपका जैनिज्म भी है, इसमें आपका बुद्धिज्म भी है। इसमें एक चीज़ है फेमस कैलाश टेम्पल, ठीक है, फेमस कैलाश टेम्पल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, एलोरा केव्स में, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और ये जो है क्या बोलते हैं किस केव में मिलेगा, केव नंबर 16 में आपको ये मिलेगा, ठीक है, केव नंबर 16 में मिलेगा, याद रखना। उसके बाद आपको केव नंबर 11 में, ठीक है, केव नंबर 11 में नहीं, केव नंबर 14 में आपको क्या मिलेगा, रावण की खाई, ठीक है, रावण की खाई पेंटिंग है, रावण की खाई पेंटिंग आपको मिलेगी केव नंबर 14 में। उसके बाद आपको मिलेगा केव नंबर 16 में आपको मिलेगा रावण शेकिंग माउंट कैलाश, ठीक है। ये चीज़ें, ये 2-3 पेंटिंग्स जो हैं केव्स जो हैं वे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद इतना इसमें काफ़ी है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डिलीवरिंग जजमेंट्स एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में लीगल लैंग्वेज एज अ इंग्लिश जो है हमारी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा सीखने वाला इसमें है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमको क्या करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स है। अब देखो यहाँ पे मेरी एक बात याद रखना, अब किसी क्वेश्चन में किसी पेपर में अगर ये मतलब नहीं दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स, तो मैं उसके लिए ये चीज़ स्किप नहीं कर सकता। मान लो कि आपके जूनियर असिस्टेंट में ये मेंशन ही नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन उसके लिए स्किप नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड होंगे या फिर जो आते होंगे, सारे लेके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले आ गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। तो ए का क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट आ जाएगा, एक ही ऑप्शन। देखो ये है तरीका, ये तरीका है ए का थर्ड पार्ट, अभी आपको सारा पता चल गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जिनेवा में है। उसके बाद बात करूं अगर यूनेस्को की, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपका, पेरिस में है। सार्क का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपका, काठमांडू में है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ आपको थोड़े थोड़े हेडक्वार्टर्स जो है वो और बता दूँ। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ UN के बारे में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। इसमें है 111 आर्टिकल्स, इसमें चैप्टर कितने हैं, इसमें है 19, और एक क्या है, इसमें प्रियम्बल है, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। आर्टिकल नंबर 4 जो है वो किससे डील करता है, मेंबरशिप से डील करता है। आर्टिकल नंबर 5 जो है वो सस्पेंशन से डील करता है। आर्टिकल नंबर 6 जो है वो एक्सपेल्शन से डील करता है, मतलब किसी मेंबर को निकालना है। तो न्यूयॉर्क इसका क्या आ गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आ गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूयॉर्क यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 6 इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन कौन सी है, एक है अरेबिक, ठीक है। फाउंड कब किया गया था 26 जून 1945 को। और इफेक्ट में कब आया था, इफेक्ट में आया था 24 या फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, 30 अक्टूबर 1945 में। किसके थ्रू, कौन था जिसने इंडिया को ज्वाइन कराया था भाई, आर्कट रामास्वामी,
ठीक है, आर्कट रामास्वामी, ऐसा याद रख सकते हो। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इनकी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी इनकी जैन 1946 में। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे अंधाधुंध पॉइंट्स हैं। इसके 6 जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। जैसे आपका पहला है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में ही है। दूसरा इसका मेंबर है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, आपको पता है 5 उसके परमानेंट हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन परमानेंट जो है वो 2 साल के लिए रहता है। इंडिया जो है वो 8 टाइम्स इसका मेंबर जो है वो रह चुका है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसमें क्या होता है? आईसीजे में क्या होता है? जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन कंट्रीज, वो कौन सॉल्व करता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि आईसीजे में क्या होता है, जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन कंट्रीज, वो कौन सॉल्व करता है? वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सॉल्व करता है। 2 इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश, एक है इसकी फ्रेंच। उसके बाद 15 जजेस इसमें होते हैं, 9 साल के लिए होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता आपको सारा, अगर मैं चाहूँ तो एक लेक्चर इसमें बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं लेक्चर भी इसमें एक अलग से बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको किस किस के ये जानने की ज़रूरत है हेडक्वार्टर्स, वो मैं बता देता हूँ थोड़ा। देखो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना, क्योंकि सारे मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। उसके बाद यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस में है। उसके बाद आपका यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद ILO, इंटरनेशनल लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा में है। उसके बाद FAO, ठीक है, बताओ मुझे ज़रा FAO की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फूड के रिलेटेड है, कुछ इतना बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? रोम में है। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या जानने की ज़रूरत है? आपको ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको जानने की ज़रूरत है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आपका मनीला फिलीपींस में है। उसके बाद आपको और क्या जानने की ज़रूरत है? आपको वर्ल्ड बैंक जानने की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आपका वाशिंगटन DC में है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? USA इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। उसके बाद आप मुझे उसमें कमेंट्स में बताओगे ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। उसके बाद आप मुझे और क्या बताओगे? NDB, ठीक है, NDB का हेडक्वार्टर्स आप मुझे बताओगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर्स आप मुझे बताओगे। उसके बाद आप मुझे और किसका बताओगे? आप मुझे बताओगे UN, किसका बताया मैंने, रुक जाओ, हाँ, ECOSOC, ये क्या है? ये आपका एक मेंबर है किसका? UN का, इसका भी मुझे बताओगे। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका? UN का। ये भी सारी चीज़ें आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इंडियन रिसीव द नोबल प्राइज एंड इन विच फील्ड वॉज इट अवॉर्डेड? तो फर्स्ट इंडियन जिनको नोबल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, लिटरेचर की फील्ड में। ठीक है, तो ये सारी आपको याद रखनी है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि गीतांजलि जो ऊपर बताया था आपको, गीतांजलि क्या है? इनकी सॉन्ग टाइप बुक है एक, मतलब जिसमें सॉन्ग्स वगैरह हैं, सॉन्ग्स टाइप्स मतलब हैं, उसमें है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं, आपके CV रमन जो है उनको फिजिक्स में मिला था। CV रमन फिजिक्स में मिला था कब? 1930 में। उसके बाद मदर थेरेसा पीस के लिए 1979 में। तो ये चीज़ें याद रखना, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रॉप्स ग्रोइंग सीजन्स आर नॉट करेक्ट? ध्यान से सुनना, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो पहली क्या बात हुई है? खरीफ क्रॉप्स आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्टर्न मानसून एंड हार्वेस्टेड इन द ऑटम विद राइस, मेज, पल्सेस, बीन्स कॉमन एग्जाम्पल। तो बिल्कुल सही बात कही है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको खरीफ और राबी के बारे में थोड़ा सा बताया था, इनकी क्रॉप्स के बारे में बताया था, ऑल्दो पूरा नहीं बताया था। मुझे पूरा ऐसे बताना पड़ेगा कि खरीफ में क्या क्या, मतलब किस तरह से सो किया जाता है, किस मंथ्स में, किस में हार्वेस्ट किया जाता है, ये बताया आपको। एग्जांपल्स बताई आपकी, और आपको एग्जांपल किस तरह से मैंने याद करवाई, याद करवाने का तरीका भी आपको बताया मैं। एक क्या, BMW इन PG, एक एग्जांपल ये थी। एक मिस MRS JCBG, ठीक है, ये आपको 2 एग्जांपल, एक खरीफ की एक राबी की आपको याद रखनी है। आपको एग्जांपल इस तरह से याद रह सकती हैं। तो राइस, मेज, पल्सेस बिल्कुल किसकी एग्जांपल है? खरीफ की। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसने पूछा करेक्ट कौन सा, नॉट करेक्ट है, तो ये तो सही बात है। सिमिलरली राबी क्रॉप्स आर सोन इन द विंटर सीजन, बिल्कुल सही बात है, और हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। व्हीट, बार्ले और मस्टर्ड जो है इसकी एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, बार्ले, व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये किसकी एग्जांपल्स आपकी? राबी क्रॉप्स की हैं। बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन हमें नॉट ढूंढना है। जैद क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, यहाँ पे होगी गड़बड़। जैद क्रॉप्स जो है वो सो और हार्वेस्ट किए जाते हैं अराउंड अप्रैल जून के बीच बीच में, मतलब खरीफ एंड राबी के बीच में, मतलब अप्रैल और जून के बीच में आसपास उसके जो है ये जैद क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है, जैद क्रॉप मतलब खरीफ और राबी के बीच में आते हैं दोनों। इसमें कॉमन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वाटरमेलन जो होता है, मस्क मेलन होता है, बिटर गार्ड जो होता है, पंपकिन टाइप्स होता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपके जैद क्रॉप्स के। तो ये आपका जो है ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको
राबी के बारे में दोबारा बता दूं, राबी का जो टाइम पीरियड है वो अराउंड अक्टूबर से मार्च के आसपास का होता है। खरीफ का जो टाइम पीरियड है वो जून से सितंबर के आसपास का होता है। ऑल्दो एक दो मंथ आगे पीछे हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे जून लिखा, हो सकता है कि मई जून कहीं भी लिखा हो, मई जून से लेकर सितंबर अक्टूबर लिखा हो, तो इतना चलता है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, पेरिनियल क्रॉप्स। अब पेरिनियल क्रॉप्स पता कौन से क्रॉप्स होते हैं? ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि ज़्यादा देर तक जी सकते हैं और विदाउट, मतलब हमको बार बार इसको रीप्लांट करने की जरूरत नहीं है, विदाउट रीप्लांटेशन भी ये बार बार ग्रो कर सकते हैं, मतलब 2-3 साल तक। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। जैसे पेरिनियल रिवर्स भी होती हैं। ठीक है, पेरिनियल रिवर्स भी होती है। मुझे बताओ जरा कमेंट करके, किसी किसी को पता है पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका पावर प्रोजेक्ट्स पे। तो पावर प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है, ये आना ज़रूरी है कि ये पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है। ऑल्दो आपको इसकी चाहे तो कैपेसिटी चाहे ना भी पता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे है और किस रिवर में है, बस ये पता होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बगलियार सबको पता है किस रिवर पे है, चनाब रिवर पे है। तो पहले ढूंढो ज़रा कहाँ पे है। ये भी चनाब रिवर पे बताया गया है, ये भी चनाब रिवर पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद और कहाँ पे है? झेलम रिवर पे एक बताया। तो झेलम रिवर का आपको पता होगा, उरी पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है आपका? झेलम रिवर पे है। इसका मतलब जो हुआ, इसका मतलब जो थर्ड है, थर्ड का मेरे पास फोर्थ ऑप्शन आने वाला है। तो मैं अगर ऑप्शन देखूं, थर्ड का मेरे पास फोर्थ ऑप्शन तो दो ही है मेरे पास, या तो ये है या तो ये है। अब आपके पास दूसरा बगलियार चनाब पे है, रैटल भी कहाँ पे है? ये भी चनाब पे है। इसका मतलब या तो पहले का क्या होगा, तीसरा होगा, या तो पहले का दूसरा होगा। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। अब आपकी आती है कैपेसिटी। बगलियार है कहाँ पे है? ये आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, चंद्रकोट के आसपास। चंद्रकोट इलाके का नाम है, बटोत चंद्रकोट रामबन के आसपास है, मतलब रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब कई बार आप वो देखोगे ना, क्या बोलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये बताया गया है, लेकिन ये बाद में क्योंकि रामबन अलग हुआ था तो इसीलिए रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखना। तो पहले का क्या हो गया? दूसरा। बगलियार कहाँ पे है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आपकी 900 मेगावाट। क्या है? 900 मेगावाट। और कई बार ये भी पूछा जाता है, ये क्या है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, रन ऑफ द रिवर। अब बहुत सारे जो टेक्निकल बंदे होंगे उनको पता चल चुका होगा, जो नॉन टेक्निकल है बिल्कुल जाने की जरूरत है नहीं इसमें। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रैटल भी कहाँ पे है? चनाब है, लेकिन किश्तवाड़ में है। चनाब रिवर पे है लेकिन किश्तवाड़ में है। इसका मतलब रैटल कहाँ पे आ गया? ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आ गया। यहाँ पे आपको पता चल चुका अब ये इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 850 मेगावाट्स है। ठीक है, अब आपका जो बचा ये नीमू बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका इंदस रिवर पे। कहाँ? अल्ची विलेज, 75 किलोमीटर फ्रॉम ले एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये याद रखना, आज से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अकेले भी पूछा जा सकता है अब कि नीमू बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, पूछा जा सकता है। तो यूटी ऑफ लद्दाख में है। कहाँ पे है? 75 किलोमीटर फ्रॉम ले इंदस रिवर पे है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। अब थोड़े बहुत और प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो अपना पावर प्रोजेक्ट था जेएनके का, कौन सा था? याद है अगर आपको? मोहरा था। बताओ जरा मुझे किसके टाइम पे ये हुआ था, कमीशन हुआ था? कौन से महाराजा थे उस टाइम पे? पहले इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी आपकी 4 मेगावाट, लेकिन बाद में कर दिया गया था, इसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करके 9 मेगावाट कर दी गई थी। एक बार चेक कर लेना कि हो सकता है अभी और इंक्रीज हो, अभी और ज़्यादा हो या कुछ हो, कुछ फैक्ट अगर इसके इसमें कुछ चेंज हुआ है तो एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें फैक्ट आएंगे इसमें, क्योंकि पहला है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ आपकी, तो उसके बाद आपका सलाल आ गया। कहाँ पे है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। किस रिवर पे है? आपका चनाब पे ही है ये भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो कि जम्मू कश्मीर में अंडर इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, तो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 900 मेगावाट है। डिस्ट्रिक्ट इसकी कौन सी है? रियासी है। और किस पे बना है? चनाब रिवर पे। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स के बारे में। बगलियार में बता चुका आपको, कैपेसिटी कितनी है? 900। रामबन डिस्ट्रिक्ट में है और किस रिवर पे है? चनाब पे है। ठीक है, उसके बाद कई बार पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, ये पूछा नहीं जाता। ये तवी रिवर पे है। ठीक है, किस पे है? तवी रिवर पे है। अगर पूछा जाए कि तवी रिवर पे इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो चनैनी है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? तीन स्टेजेस में बनाया गया था। इसकी एक है 23 मेगावाट, एक 2 मेगावाट और एक 7 मेगावाट। ठीक है, याद रखना। और ये चनैनी पड़ता कहाँ पे है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद आपका है दुलहस्ती। ठीक है, दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? आपका किश्तवाड़ में है। सारी चीज़ें याद रखना, सारी चीज़ें मैं लिख नहीं सकता, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपको आता है तो आप लोग साथ साथ में रिवाइज करते जाओ बस। किश्तवाड़ में है। ठीक है, उसके बाद ये किस रिवर पे है? ये चिनाब रिवर पे ही है, लेकिन कई बार इसकी मतलब चिनाब की ट्रिब्यूटरी है चंद्रा रिवर। कौन सी? चंद्रा रिवर। ये एक्चुअली उस पे है, तो कई बार आपका ये पूछा यही जाता है कि चिनाब रिवर बोला यही जाता है, लेकिन अगर इन केस आपको ये भी बोल दिया जाए चंद्रा रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी है 390।
ठीक है, 3 यूनिट्स है इसमें 130 मेगावाट्स, तो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होगी 390 मेगावाट्स होगी। उसके बाद आपका किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी किशन गंगा, ठीक है, किशन गंगा जो कि किशन गंगा रिवर पे ही है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पे है, ठीक है, किशन गंगा रिवर पे ही है, झेलम की ये ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पे है ये, बांदीपोरा में, ठीक है, बांदीपोरा में है। उसके बाद मैं बात करूं अगर इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 330 मेगावाट। इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद में अगर आगे बात करूं तो सेवा पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 120 मेगावाट, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं है। उसके बाद कीरू, ये पूछा जाता है एक बार, कीरू, ठीक है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये पूछा जाता है आपका। ये कहाँ पे है, चनाब पे ही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, किश्तवाड़ में है। कहाँ पे है, किश्तवाड़ में है, अंडर कंस्ट्रक्शन चनाब पे ही है, और ये 624 मेगावाट्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी KWAR क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, कितनी कैपेसिटी है 540 मेगावाट कैपेसिटी है। किस पे है, चनाब पे ही है। कहाँ पे है, अगेन किश्तवाड़ में है। तो किश्तवाड़ में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद मैं बात करूँ आपका पाकल-दुल, PAKALDUL पाकल-दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 100 बोल रहा हूँ 1000 मेगावाट, किस रिवर पे है ये पूछा जाएगा आपको। मरुसूदर रिवर पे है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, अगेन ट्रिब्यूटरी चनाब की ही है। कहाँ पे है जी, किश्तवाड़ में है, ठीक है। तो किश्तवाड़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद एक और याद रख लो, किरथाई, KAIRTHAI किरथाई 2, ठीक है, कहाँ पे है, कितनी कैपेसिटी है जी 930 मेगावाट्स कैपेसिटी, ठीक है। ये मतलब ये सारे अब सब पे काम नहीं चल रहा है, किस पे काम चल रहा होगा, कोई अभी वो है, कोई प्रपोज्ड है कुछ इस तरीके से, तो ये भी वैसा ही है 930 चनाब पे। और कहाँ पे ये है जी कि दोबारा किश्तवाड़ में। तो किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा है, ये आप याद रखना। उसके बाद बहुत सारे और भी हैं, रेटल है आपका, तो बहुत सारे, इतने सारे याद हम लोग नहीं रख सकते, आपको आइडिया भी होगा। मैंने आपको बाकी सबका आइडिया दे दिया। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। तो एग्जाम से पहले, ऑल्दो अभी तो नहीं बदलने वाला 2-3 दिन में, लेकिन एग्जाम से पहले आप क्या किया करो, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके करंट सेक्रेटरी जनरल जो भी होते हैं या कोई मेंबर ऐड हुआ वो देखा करो। अभी तो रिसेंट इसका कौन है, गुलाम सरवर, बांग्लादेश का, इसका क्या है, जनरल सेक्रेटरी है। अब सार्क की बात हुई तो सार्क के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। सार्क के बारे में बहुत सारे पॉइंट हैं, 10-12 पॉइंट्स होंगे जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सार्क में सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो इतना। ये है ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया में जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, एक सेकंड रुको जरा, इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, मतलब कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। एक तो आपके आ गया अपना भारत, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, भूटान आ गया, उसके बाद आपका आ गया नेपाल, उसके बाद आपका आ गया मालदीव्स, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका श्रीलंका। ये सारे क्या हैं, इसके मेंबर्स हैं। एस्टेब्लिश कब हुआ था भैया, ये हुआ था 8 दिसंबर, ठीक है, 1985 में। कहाँ पे जी, ढाका में। ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है जी, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है जी, ठीक है। काठमांडू कहाँ, नेपाल में है। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने लॉन्च की थी एक सार्क सैटेलाइट, ठीक है, बाकी सारे मेंबर्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो पाकिस्तान यहाँ पे हमारे लिए क्या था, प्रॉब्लम। वैसे तो पाकिस्तान हर जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्या था, प्रॉब्लम। इसीलिए सार्क के बाद में हमने क्या बनाया गया था, सार्क के बाद बना था बिम्स्टेक, ठीक है, इसमें पाकिस्तान नहीं था, ठीक है। तो इसमें इसके बाद ये आया था जिसमें पाकिस्तान नहीं था, इसमें ये दिक्कत जो है हमारी खत्म हो गई थी, बट हमें इसका मतलब इतना है नहीं अभी, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया था वो कौन था, अफगानिस्तान, ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें। लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया वो कौन था, अफगानिस्तान। कब ज्वाइन किया था, 2007 में ज्वाइन किया था। जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था, जैसे कई बार आपके क्वेश्चन में पेपर में मेंशन होता है ना कि फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वो, फर्स्ट इन समथिंग वो, तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसका कौन था, अबुल एहसान कहाँ का था जी, बांग्लादेश का था। उसके बाद करंट मैंने आपको बता दिया, करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसका गुलाम सरवर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट समिट जो है इसकी कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट समिट ढाका में हुई थी, ठीक है, फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। उसके बाद मैं बात करूं कि इसका आइडिया जो है किसका, सार्क का, वो किसने दिया था। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सार्क का आइडिया किसने दिया था, ज़ियाउर रहमान ने जो था इसका आइडिया दिया था। उसके बाद पूछा जाता है कई बार, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ पे है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ पे। आई थिंक इसमें से एक क्वेश्चन आपका किसी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, ये है इस्लामाबाद, ठीक है, POK में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि भैया सार्क डेवलपमेंट फंड, तो ये कहाँ पे है आपका, थिम्पू भूटान, कहाँ पे, थिम्पू
भूटान। एक क्वेश्चन आपका और इसमें से बनता है, वो क्या है? सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट फंड ये कहाँ पे है जी? ये गुजरात में है। ये क्वेश्चन आई थिंक किसी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट फंड पूछा गया था या आर्बिट्रेशन काउंसिल पूछा गया था, कोई तो पूछा गया था इन दोनों में से। ठीक है, इतना आपको याद हो गया तो आपके लिए इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ए साउंड एंड एफिशिएंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इन इंडिया। इसमें मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं, ये पॉलिटी में नहीं घुसूंगा अभी मैं, तो इसका आंसर आप याद रख लो, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ज़्यादा नहीं घुसूंगा मैं इस चीज़ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूँ सारा कुछ। डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर अपने महाराजा गुलाब सिंह आ गए। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई थी? 1846 में आ गई। लास्ट रूलर आपका आ गया देव डायनेस्टी का जीत सिंह। चश्मा शाही गार्डन कब बिल्ड हुआ था? 1632। एक बार डायरेक्टली ये डेट भी पूछ ली गई थी, सीधी की सीधी पेपर में, जेकेएसबी के किसी पेपर में पूछ ली गई थी कि चश्मा शाही गार्डन जो है वो किस डेट को बिल्ड हुआ था, मतलब किस ईयर में बिल्ड हुआ था। तो ये 1632। अब मिला लो जो भी इसका आंसर आता है। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग मार्क कर सकते हो। आई थिंक 1 का 4 तो ये आ गया, 4 का 1 है। ठीक है, तो ये पार्ट आ गया आपका बी। अगर आपको ये भी नहीं पता होता, फर्स्ट और लास्ट भी पता होता, तब भी आप आंसर निकाल के ले जा सकते थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50। रुको जरा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? राजतरंगिणी प्रेजेंट्स अ रिटन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ऑल्दो ये जम्मू एंड कश्मीर है, बट फिर भी चलेगा ये। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरियंस सीक लॉट ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम राजतरंगिनी एज इट इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने राजतरंगिनी को क्या लिखा हुआ है? कश्मीर के बारे में बोला है। यहाँ पे आपने इसने राजतरंगिनी को क्या बोला है? जम्मू के बारे में बोला है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर दोनों है तो वो चलेगा, वो गलत नहीं है। तो इसका क्या है? दोनों सही है चीज़ है। ठीक है, इतना हमको पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 की तरफ क्या है? द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम द किंग जाम्बू लोचन। अब थोड़ा सा बात बता दिया जाएगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में। अब मेन जो बुक बोली जाती है जम्मू के लिए, राजदर्शनी, जैसे वो राजतरंगिनी है ना, ऐसे राजदर्शनी एक बुक है, बोला जाता है जम्मू के लिए, मतलब जम्मू हिस्ट्री के लिए। इसका ऑथर कौन है? गणेश दास वडेरा। वैसे तो मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बता दिया, आपको हिस्ट्री का लेक्चर जब मैंने पढ़ाया है बता दिया सारी बुक्स के बारे में ये। उसके बाद एक बुक आपको यहाँ पे पता चलती है, गुलाबनामा। ठीक है, गुलाबनामा किसने लिखी है आपकी? ये गुलाबनामा जो है दीवान कृपा राम, दीवान कृपा राम ने लिखी है। और इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में किसने? डॉक्टर एस चारक ने। एस चारक ने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद वो एक राजा यहाँ पे याद रखना है, कौन सा? बाहुलोचन। बाहुलोचन। अब मैं देखो ये भी है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये वैदिक पीरियड से स्टार्ट होता है जम्मू की हिस्ट्री। सबसे पहले का नाम आता है अग्निवरण, नाम आता है सबसे पहले एक। उसके बाद वायुश्रावा नाम आता है। उसके बाद गिर भी नाम आता है। उसके बाद अग्निगर्भ भी नाम आता है एक। उसके बाद बाहुलोचन नाम आता है, बट इतना पीछे हमको जाना नहीं है, ना ही मैं जाऊँगा। तो बाहुलोचन से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। बाहुलोचन क्या था? बाहुलोचन मतलब राजा जो थे उन्होंने फाउंड किया था टाउन एंड फोर्ट ऑफ बाहू। ठीक है, बाहू फोर्ट। इन्होंने बाहू को या बाहू फोर्ट को अपना क्या बनाया? कैपिटल बनाया। अब पूछा जाता है कई बार कि बाहू फोर्ट जो है वो तवी के किस किनारे पे है? तो तवी के लेफ्ट बैंक पे है। क्यों? क्योंकि तवी ऐसे नीचे फ्लो करती है, तो नीचे की तरफ फ्लो करती है, तो यहाँ पे है बाहू फोर्ट। तो कौन सी है? तवी के लेफ्ट साइड पे है, राइट पे नहीं है। अब आप यहाँ से देख रहे हो वो अलग बात है, लेकिन हमें डायरेक्शन कहाँ से देखनी है? तब नदी की डायरेक्शन के हिसाब से। उसके बाद आते हैं राजा जाम्बू लोचन। राजा जाम्बू लोचन जो कि गए थे, यंगर ब्रदर थे किसके? बाहुलोचन के। क्या थे? यंगर ब्रदर थे। इन्होंने क्या किया? 14th सेंचुरी BC में जम्मू को फाउंड किया। ठीक है, जम्मू वॉज फाउंडेड बाय राजा जाम्बू लोचन इन 14th सेंचुरी BC। अब स्टोरी आपको पता है, हंटिंग स्टोरी जो है वो गोट और लाइन उन्होंने देखा कि एक साथ पानी पी रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये जानवरों में यहाँ पे इतना प्यार हो सकता है तो लोगों में कितना प्यार होगा। ऑल्दो आज के टाइम पे वो नहीं रहा है प्यार, बट स्टिल हम लोगों में है अभी भी। और उन्होंने यहाँ पे टाउन स्टार्ट करने की कोशिश की जिसका नाम रखा उन्होंने जाम्बू नगर। क्या नाम रखा? जाम्बू नगर। वो धीरे धीरे करते करते वो जाम्बू हुआ, जाम्बू से वो जम्मू हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि जाम्बू लोचन के बाद आया पूर्ण किरण। जाम्बू लोचन के बाद कौन आए? उसका सन था कौन? पूर्ण किरण। पूर्ण किरण के बाद कौन आया? शक्तिकरण। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पूर्णकरण के बाद कौन आया? शक्तिकरण। या फिर इनको बोला जाता है राजा शास्त्री। क्या बोला जाता है? राजा शास्त्री बोला जाता है। और राजा शास्त्री ने इंट्रोड्यूस किया था डोगरी स्क्रिप्ट। ये पूछा जाता है हु इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट? शक्तिकरण या फिर क्या दिया होगा? राजा शास्त्री। डोगरी स्क्रिप्ट कहाँ से निकली हुई है? शारदा स्क्रिप्ट से। शारदा स्क्रिप्ट से। और शारदा स्क्रिप्ट खुद कहाँ से निकली हुई है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और जब मैंने आपको लेक्चर लिया था हिस्ट्री का 1 शॉट वाला, वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं।
अब जैसे हमारे कश्मीर में मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आई थी, यहाँ पे भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आएंगी। जैसे ये जाम्बू लोचन, ये मतलब ये चल रहा था अभी अभी उसके बाद जो है वो राय डायनेस्टी आएगी, उसके बाद देव डायनेस्टी आएगी, उसके बाद ये चलता जाएगा। पर यहाँ पे मैं पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला, तो ये आपका चलेगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टेब्लिश 1934। क्या बोला गया था? प्रजा सभा। पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हिस्ट्री में भी जब मैंने पढ़ाया था आपको पढ़ा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, वहाँ पे नहीं करना। तो ये यहीं तक था। 2 पेपर हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है, 2 पेपर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने पेपर नंबर 3 पे। पेपर नंबर 3 है अपना डेटा एंट्री ऑपरेटर का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है? पहला, वेयर एग्जैक्टली इज एस्काई चीन। एस्काई चीन अपना हिस्सा है, ठीक है, अपना ही है, चाइना का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, हम लोग किसी को कुछ नहीं दे रहे, अपना हिस्सा है। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे क्या है? हमारा एस्काई चीन है। अभी ट्रंप के साथ हमारी डील हुई, ठीक है, इंडिया की डील हुई, ट्रेड डील साइन हुई ट्रंप के साथ। तो ट्रंप क्या कहने लगा? भैया एस्काई चीन भी आपका है। मैप उन्होंने रिलीज़ किया एक, उन्होंने क्या कहा कि एस्काई चीन भी आपका है, पीओके भी आपका है, लेकिन ट्रंप पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। गिरगिट पे कर सकते हैं लेकिन ट्रंप पे नहीं। चलो वो अलग इशू है, बट एस्काई चीन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद विच इज़ द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशो इन इंडिया। देखो मैंने आपको जेएंडके का जो सेंसिस के अकॉर्डिंग जेएनके का जो भी बनता था, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट सॉरी मैक्सिमम सेक्स रेशो कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सी है, मैक्सिमम पॉपुलेटेड कौन सी है, जो हिस्ट्री का मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बताया था उसमें मैंने लास्ट में आपको जितने फैक्ट्स बन सकते थे वो मैंने बता दिए थे। एक बार आप सेंसिस जो है वो जेएनके का वो भी पढ़ लेना। जो मैक्सिमम सेक्स रेशो है वो कहाँ पे है? केरला में है। वैसे ही लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है वो पढ़ सकते हो एक बार सेंसिस में, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स ईयर डज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ये अपना लेना देना है नहीं, 6 बार करती है, बट हमको मतलब नहीं है इससे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वल पे इक्वल वर्क, ये अपना आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी के अंडर, बट हमको लेना देना नहीं है, हम ये लोग ये चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। अब आगे हमारे मतलब का क्वेश्चन। क्वीन दीदा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1980 टू 1003 एडी। अब देखो क्वीन दीदा एक प्रोमिनेंट रूलर थी, एक प्रोमिनेंट प्रिंसेस थी, मतलब एक जानी मानी हस्ती थी, इसीलिए इसका क्या पूछा गया यहाँ पे? टाइम पीरियड पूछा गया। सिमिलरली आपको टाइम पीरियड हो सकता है, कोटा रानी भी थी एक, उसका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं उनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। तो 1980 से 1003 एडी में जो दीदा रानी थी, हु रूल्ड बिलोंग्स टू विच डेंसिटी, किस डेंसिटी को बिलोंग करती थी? तो गुप्ता डेंसिटी को। क्वीन दीदा जो थी वो किसकी पत्नी थी? खेम गुप्ता, ठीक है, किसकी पत्नी थी? खेम गुप्ता की पत्नी थी। खेम गुप्ता को और क्या बोला जाता था? दीद खीमा भी बोला जाता था। क्वीन दीदा को और क्या बोला जाता था? दीदा भी बोला जाता था, दीदा रानी भी बोला जाता था, दीद भी बोला जाता था। सब कुछ मैंने क्लियर आपका हिस्ट्री में कर दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूं गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? पर्व गुप्ता। कौन था? पर्व गुप्ता जो था इसका फाउंडर था। और मैं अगर बात करूं कि इसकी मतलब क्वीन दीदा की डेथ के पहले इसने क्या कर दिया था? क्राउन जो है इसका, क्राउन बोलते हैं, क्राउन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? थ्रोन बोलते हैं, ठीक है। जो राज गद्दी पाठ जो भी होता है वो हवाले कर दिया था किसके? लोहारा डायनेस्टी के, ठीक है, लोहारा डायनेस्टी के संग्राम राजा के। संग्राम राजा था कौन? क्वीन दीदा का जो भाई था उसका बेटा, मतलब नेफ्यू हुआ उसका, उसके हवाले इसने कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ नार्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। उधमपुर में, ज्यादा जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन, हु इज नोन एज अ समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। सबको पता होगा, ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा। कौन सी डायनेस्टी से है जरा बताओ मुझे? ये है अपना करकोटा डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी से? करकोटा डायनेस्टी से है ये। और करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? दुर्लभ वर्धना था, बता चुका हूँ। इसी के टाइम पे कौन आया था? ह्यूंग सांग जो था, चाइनीज ट्रैवलर जो भी था वो आया था। कहाँ पे आया था? कहाँ से आया था? वाया बारामूला आया था। 2 साल यहाँ पे रहा उसने, यहाँ पे मतलब संस्कृत वगैरह स्टडी किया, कुछ किया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेन किंग माना जाता है इसका, इस डायनेस्टी का, वो कौन है? ललितादित्य मुक्तापीड़ा माना जाता है। इन्होंने क्या, समुद्रगुप्ता तो बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था? बिल्ड की थी एक सिटी जिसको बोलते हैं परिहासपुर, ठीक है, परिहासपुर, या फिर सिटी ऑफ प्लेजर्स भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। और कहाँ पे है ये? खीर भवानी टेम्पल के पास। खीर भवानी टेम्पल जो है बताओ जरा किस महाराजा ने? महाराजा प्रताप सिंह थे कि महाराजा गुलाब सिंह थे? किन्होंने खीर भवानी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था? और खीर भवानी टेम्पल जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है। ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। फेमस सन टेम्पल जो है मारतंड में, वो भी किसने डेवलप कराया था? डेवलप बोल रहा हूँ, मतलब किसने बिल्ड कराया था? यही समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, मतलब ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है कौन? मारतंड सन टेम्पल। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे। ग्रेप कैपिटल किसको बोला जाता है? नासिक को बोला जाता है, याद रखना। क्योंकि यहाँ पे हम हिस्ट्री नहीं ले रहे, लेकिन ये कुछ मतलब जनरल क्वेश्चन है तो उसमें मैं बता देता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा का कंपोजर कौन है? मोहम्मद इकबाल है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये टॉपिक है नहीं हमारा तो मैं भटकना नहीं चाहता। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब किस रिवर को वितस्ता बोला जाता है इंग्लिश में? आपको पता है झेलम रिवर के मैंने 3 से 4 आपको नाम बताए थे। व्यथ भी बोला जाता है इसको कश्मीरी में, वितस्ता बोला जाता है, उसके बाद हाइदस्पस ग्रीक में बोला जाता है। तो बहुत सारे इसके नाम हैं, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे नाम, एंशियंट नाम, अब देखो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे एंशियंट नाम है कुछ इसके, जैसे चनाब का भी कुछ एंशियंट नाम है, रावी का भी है, तवी का भी है, झेलम का भी है। झेलम के तो आपको पता चल गए, बाकियों को मैं बता देता हूँ। जैसे चनाब है, चनाब का जो एंशियंट नेम बोला जाता है, जैसे मतलब जो ऋग्वेदा में मेंशन है, ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अस्किनी। ए असिकनी बोलो, असिकनी बोलो, कैसा भी बोलो, ASIKANI जो है वो नाम है किसका? चनाब का। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं साथ साथ में बाकी बात करता जाता हूँ। यहाँ पे आपका सतलुज, ठीक है, पहले सतलुज की बात कर लेते हैं। सतलुज का क्या नाम है? सतुद्री, SUTUDRI, सतुद्री क्या है? इसका नाम है। ब्यास की बात करूं मैं तो ब्यास का क्या नाम है? विपाशा, VIPASA, ठीक है। विपाशा बोलो, विपाशा बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। सिमिलरली वितस्ता जो है, झेलम का क्या नाम मेंशन है? वितस्ता। आप लोग VEE बोलो या फिर VITASTA बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम वितस्ता है। सिमिलरली आपका इंदस रिवर का क्या मेंशन है? इंदस रिवर का नाम मेंशन है सिंधु, ठीक है। सिमिलरली ये पूछा जाता है, एक ये बहुत बार पूछा जाता है, सरस्वती रिवर्स का, सरस्वती रिवर का इसका नाम क्या मेंशन है आपका? नदी, नदी तराने, TARANA ये मेंशन है। या फिर इसको बोला जाता है माता, माते तामा। माते तामा का क्या मतलब है? मदर ऑफ मदर्स। क्या बोला जाता है? मदर ऑफ मदर्स। या फिर एक नाम और मेंशन है देवी तामा, क्योंकि इसके इतने सारे नाम हैं इसीलिए इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बोला जाता है देवी तामा, मतलब बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेस, ठीक है। क्या बोला जाता है? बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेस। और यहाँ पे क्या बोला जाता है? मदर ऑफ मदर्स, ठीक है, मदर ऑफ मदर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो नदी तामा भी बोला जाता है, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट रिवर्स, ठीक है। ये सारे नाम जो है किसके हैं? सरस्वती रिवर के हैं। रावी रिवर का क्या नाम है? रावी रिवर का नाम है पुरुषनी, PARUSHINI, ठीक है। क्या नाम है? पुरुषनी इसका नाम है। कहीं कहीं पे आपको इरावती भी मेंशन होगा। क्या मेंशन होगा? इरावती भी मेंशन होगा। या फिर आपको हाइड्रोट्स, HYDRAOTES, ये ग्रीक नाम की बात अगर मैं करूं तो ये कैसा है? ग्रीक नाम है, ठीक है। ये अगर किसका, ये कैसा नाम है? ये आपका संस्कृत नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब याद करनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दूसरा नाम पूछा जाता है इनका। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु इज नोन एज द नाइटेंगल ऑफ कश्मीर? आपको सबको पता है हब्बा खातून जो है उसको नाइटेंगल ऑफ कश्मीर बोला जाता है, या फिर उसको जून भी बोला जाता है, जिसको मतलब मून बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोटा रानी भी अपनी है, मतलब बता चुका हूं आपको इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। मैंने आपको बोला था कि मैं चाहता हूं कि इसको एक अलग लेक्चर ले लूं, बट अभी आप यहां पे याद रख लो कि कौन सा सेक्शन या फिर क्लॉज है जो कि डील करता है किससे? अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। तो सेक्शन नंबर 43 है। अब इसको अभी फिलहाल याद रख लो, मैं आपको इसको अलग से लेक्चर लेके करवा दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है वुलर लेक, जो है वो किसके लिए फेमस है? आपको पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब मेरे दोस्तों जरा आप भी थोड़ा सा काम पे लगो और थोड़ा सा होमवर्क आप भी करो। मुझे जरा 2-4 पॉइंट जो है इसके बारे में, वुलर लेक के बारे में 2-4 पॉइंट्स लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या है इसके बारे में, कुछ स्पेशलिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, या कुछ इसके बारे में कुछ और भी है, कुछ प्रोजेक्ट है इसके अंडर, या कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है इसके आसपास। तो मुझे सारी चीज़ें बताओ। उसके बाद मुझे ये भी बताओ, ये भी आपको मुझे बताना है हाईएस्ट लेक इंडिया में कौन सी है, हाईएस्ट डैम कौन सी है, और लार्जेस्ट सैलेन वाटर लेक जो है इंडिया में कौन सी है। ये सारी आप तीनों के तीनों पॉइंट्स मुझे, स्टैटिक फैक्ट्स मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, पढ़ा चुका हूं आपको। इन 1897 द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद सियालकोट। बताओ जरा कौन थे उस समय महाराजा? बताओ जरा कमेंट करके। खुद भी थोड़ा होमवर्क अभी मैं देने लगूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। Which of the following universities has been established by an act in 2016 इन जम्मू एंड कश्मीर? मतलब ये जो एक्ट था, यूनिवर्सिटी एक्ट 2016, इसके अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में एस्टेब्लिश हुई थी? तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी हुई थी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी हुई थी। तो बोथ A एंड B जो हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पे। तो चलो जरा क्वेश्चन नंबर 56 हमको क्या बोल रहा है? कुछ तो बोल रहा है, हमें क्वेश्चन जोड़ने हैं इसके। लैंड ऑफ देविका हम लोग किसको बोलते हैं? उधमपुर को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उधमपुर रिवर हमारी यहाँ पे है। तो क्यू का क्या आ जाएगा हमारा? क्यू का क्या हमारा आ जाएगा? फर्स्ट पार्ट। तो क्यू का आ जाएगा 1। तो जरा देखो जरा क्यू का 1 कहाँ पे है? 2 में है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। उसके बाद क्या आ जाएगा? लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो किसको बोला जाता है? अनंतनाग को बोला जाता है। बहुत सारे चश्मे हैं, बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे। तो एस का क्या आ जाएगा? 4th। तो एस का 4th देखो जरा,
ये भी 2 जगह है तो जोड़ ही लेते हैं सारा। उसके बाद छोटा काशी आपको पता है कहाँ, सांबा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स किसको बोला जाता है, गांधरबल। बताओ जरा गांधरबल में कौन कौन सी लेक्स है। एक तो मानसबल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मुझे बताओ जरा गांधरबल में कौन कौन सी लेक्स है। छोटा काशी किसको बोला जाता है, परमंडल को बोला जाता है। ठीक है, परमंडल को क्या बोला जाता है, छोटा काशी। काशी और परमंडल जो है वो कहाँ पे आता है, आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली छोटा काशी काशी जो है वो सांबा को तो नहीं बोला जाता, बोला जाता है परमंडल को, लेकिन परमंडल कहाँ पे है, सांबा में है, तो इसीलिए इसको रिलेट इसके साथ किया जाएगा। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, पी का आ जाएगा, मतलब पहले का आ जाएगा तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तो सी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग बता चुका हूँ आपको एक बार पहले भी, शिलोंग में ये बनाया गया है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस एनिमल का मिसिंग है, कऊ का वहाँ पे मिसिंग है, कऊ का मेंशन नहीं है उसमें, बट ये हमारे टॉपिक नहीं है तो मैं इसमें डीप नहीं घुसना चाहता। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुई थी। डेट बताओ जरा मुझे, किस डेट में हुई थी, कमेंट करके मुझे बताओ। याद कैसे रखना है, थर्ड बैटल है। ठीक है, वो मैड है, मैंने पहले भी आपको किसी लेक्चर में बताया हुआ है, वो मैड है। कौन, कोई भी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो मैड है, वो मारने आ गया। ठीक है, वो तीसरी बार मारने आ गया, वो इतना मैड है कि थर्ड टाइम मारने आ गया। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे हुई है, कहाँ पे बोल रहा हूँ, किसके किसके बीच में हुई है, मैड मतलब अहमद, थर्ड मतलब 3 बार मारने आ गया, तो मतलब थर्ड बैटल है, किसके बीच में मारने आ गया, मतलब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, ये आप मुझे बताओ किस ईयर में हुई है। नेक्स्ट है द तमिल रामायणा वॉज अ वर्क ऑफ, तमिल रामायणा जो भी किसने लिखी है, कंबन। इसमें ज़्यादा आपको बढ़ना नहीं है, लेकिन ये स्टैटिक चीज़ें होती हैं, ये कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 पे हम लोग बढ़ते हैं, जो अपना है द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो हिल्स हैं वो क्या है, रिच इन आयरन एंड ह्यूमस बट डेफिशिएंट इन लाइम। आयरन और ह्यूमस में क्या है, ह्यूमस और आयरन कंटेंट में क्या है, वो रिच है, लेकिन आयरन लाइम में क्या है, डेफिशिएंट है। तो याद रखना अब से जम्मू एंड कश्मीर में IH, ठीक है, या फिर HI, हाई, हाई याद रखना। ह्यूमस एंड आयरन जो है वो रिच है, लेकिन लाइम जो है वो मिसिंग है। ठीक है, डेफिशिएंट है, याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फना कैन बी सीन इन डांचीगाम नेशनल पार्क। तो पहले मुझे ये बताओ डांचीगाम नेशनल पार्क है कहाँ पे। तो डांचीगाम नेशनल पार्क आपका श्रीनगर में है। ठीक है, और डांचीगाम का मतलब क्या होता है, 10 गांव। ठीक है, क्या मतलब होता है उसका, 10 गांव मतलब होता है। डाची गांव, डाची मतलब 10 विलेजेस, तो क्या बोलते हैं इसको, 10 विलेजेस इसका नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद इसका जो एरिया है, कई बार एरिया भी पूछा जाता है कि एरिया के बेसिस पे अरेंज करो नेशनल पार्क्स को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, बहुत मुश्किल एग्जाम हो तो 500 स्क्वायर किलोमीटर बोला जाता है, इसका क्या है, एरिया है। उसके बाद इसमें क्या है कि ये 1910 में, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद नेशनल पार्क इसको, इस एरिया को एज मतलब प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया था 1910 में, लेकिन इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया क्या गया, कब, 1981 में। याद करो, मैंने आपको लास्ट टाइम एक ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बताया था, कहाँ पे है, अनंतनाग में। वो भी मैंने आपको बताया था 1981 में ही शायद उसको भी दर्जा दे दिया गया था, किसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। एक बार चेक कर लेना, वैसे फिर भी फैक्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे ये कश्मीरी स्टैग भी पाया जाता है, लॉन्ग टेन मैरमुट जो भी बोलते हैं इसको, वो भी पाया जाता है, हिमालयन सिरो भी पाया जाता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव सब कुछ इसमें पाया जाता है। और ये किस रेंज, किस में आता है, जबरबन रेंज में। ठीक है, डल लेक पूछा जाए, सामने क्या है, सब कुछ क्या है, जबरबन रेंज, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2-4 क्वेश्चन और भी हैं आगे, बट मैं नहीं चाह रहा हूँ कि, क्योंकि वो JNK GK से रिलेटेड नहीं है, वो फिर इंडिया वाला आ गया। मैं चाहता हूँ कि इंडिया वाला पार्ट, अगर आपकी डिमांड होगी तो इंडिया वाला पार्ट मैं अलग से ले आऊँगा, बट इसके बीच में जब मिक्स हो जाता है ना, तो वो फिर मतलब टॉपिक से भटक जाते हैं, तो मैं वो चीज़ें नहीं चाहता हूँ। तो आपका थर्ड पेपर भी जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने पेपर नंबर 4 की तरफ। अब देखो, फोर्थ पेपर करने से पहले एक आइडिया दे दूंगा, यहाँ पे आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक मिलेगा। जब आप चैनल पे जाओगे तो जो भी आपको डाउट होता है, जो भी आपको पूछना होता है, यहाँ पे मुझे हर एक चीज़ पूछ सकते हो। बाकी आप कोर्सेज में जाओगे, आपको यहाँ पे मैथ्स का कोर्स जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैथ्स के PYQs मिल जाएंगे, सारे JKSSB के पेपर, मतलब जितने भी पेपर हुए हैं JKSSB के, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख पा रहे हो, और भी इसमें ऐड हो गए होंगे। उसके बाद जब आप प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे रीजनिंग के टॉपिक वाइज PYQs हैं, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज PYQs हैं। 16 सेशन हमारे हो चुके हैं, जिसमें मैं सारे कंप्यूटर के जितने भी पेपर हुए हैं JKSSB के, वो भी कंबाइन करता हूँ। किसी में 2 पेपर कंबाइन कर लिए, किसी में 3 कर लिए, किसी में 5 कर लिए, ऐसे मैंने बहुत सारे पेपर आपको करवा दिए हुए हैं। मैथ्स का कांस्टेबल का जो 2026 का बैच है, यहाँ पे चल रहा है, मैथ्स आपका चल रहा है। जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स के टॉपिक वाइज PYQs यहाँ पे चल रहे हैं। जैसे आप ये ओपन करो, ऐसे कंप्यूटर है, देखो कंप्यूटर ओपन करोगे, 2 पेपर आपके JKSSB यहाँ मिल जाएंगे, 4 यहाँ मिल गए, 5 यहाँ पे मिल गए, फिर 1 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गए। तो आप खुद सोच लो, 5 और 4 कितने हो गए, 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15, मतलब 15 JKSSB के पेपर्स मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ, जिसमें कंप्यूटर्स है। ये तो हुए सिर्फ JKSSB के। इसके बाद आपके
8 से 9 सेशन जो है वो हमारे 1500 प्लस की जो PYQ सीरीज थी उसके वही हो चुके हैं। ये सिर्फ है, इसके अंदर और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप जाके देख सकते हो। सिमिलरली जूनियर असिस्टेंट के टॉपिक वाइज मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे PYQs यहाँ पे मिल जाएंगे। सिमिलरली आप रीजनिंग की टॉपिक वाइज में जाओगे तो आपको रीजनिंग के टॉपिक वाइज PYQs सेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएगा, नंबर सिस्टम का मिल जाएगा, बहुत सारे JKSB के सारे JKSB के पेपर्स हैं। ये सारे के सारे किसके हैं? JKSB के PYQs हैं। सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जाना कहाँ पे है? प्लेलिस्ट में जाना है या फिर आपको कहाँ पे जाना है? कोर्सेज में जाना है। इन दोनों जगह आपको सारा मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 हमारा है कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव पुलिस आर्म्ड वाला। पहले हमने जो किया वो फोटोग्राफी वाला था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो 4th पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ऑल्दो ये JK GS से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसमें गड़बड़ की है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और बताने की। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन, बच्चों को नहीं पता है कि भैया रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे में क्या फ़र्क है। रिपब्लिक कब हुआ था इंडिया? 26 जनवरी 1950। अभी का इसका मतलब क्या है, रिपब्लिक का क्या मतलब है और उसका क्या मतलब है, ज़्यादा डीप में तो जाऊँगा नहीं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर याद रख लो कि इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को ही इंडिया ने अडॉप्ट किया था क्या? नेशनल एंथम, याद रखना, एंड नेशनल सॉन्ग, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है वो अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे। कहीं कहीं पे 17 भी मेंशन होगा, लेकिन 18 मान के चलो, 18 ही है एक्चुअल। 18 डेज लगे थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है, पास किया, ये याद रखना, पास किया और अडॉप्ट किया, पास किया और अडॉप्ट किया, अभी इफेक्ट में नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? पास किया या फिर अडॉप्ट किया। कब? 26 नवंबर 1949, ठीक है, अडॉप्ट किया। और 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया। इसी को बोला जाता है रिपब्लिक, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? रिपब्लिक डे बोला जाता है 26 जनवरी को, इसीलिए, ठीक है। 26 जनवरी को क्या बोला जाता है? रिपब्लिक डे बोला जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, वो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, वो मत करके आ जाना यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ज़रा एक सवाल पूछूँ आपको, मुझे ये आंसर दो कि ओरिजिनल कॉपी जो है, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी जो है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है, जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहाँ पे रखी गई है, ठीक है। वो इतना तो आपको पता होगा कि चलो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। जो देखेगा पूरी वीडियो उसी को पता चलेगा क्या मैंने क्वेश्चन पूछे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जाएंगे। आगे मैं बढ़ूंगा सीधा। विच कंट्री वॉन फर्स्ट वर्ल्ड कप, ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप पहला किसने जीता था? तो उरुग्वे ने जीता था। उरुग्वे ऐसे ही प्रोनाउंसिएट करते हैं शायद इसको। आगे बढ़ते हैं, हमारे काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? तो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया आपको देख के जाना है हमेशा। ये किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में एक सिलेबस में मेंशन हो ना हो, ये आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको देख के जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जो मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैं आइडिया दे देता हूँ। किस एक क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल, क्या पूछा जाता है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाता है। तो अगर बंगाल पूछा जाए तो क्या आएगा इसका? वेरन हेस्टिंग्स, वेरन HASTINGS, ठीक है, ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर इंडिया बोला जाए तो इसका विलियम बेंटिक, क्या होगा? विलियम बेंटिंक, TINC, विलियम बेंटिक। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है अपना? यह है C राजा गोपालाचारी, C राज GOPALACHARI, राज गोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछा जाता है? उसके बाद पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन टू पास ICS, ये कौन थे? अपने सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और उसके बाद फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर अगर पूछा जाए तो वो भी बात एक ही होगी, कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये भी वही हो गए, ठीक है। उसके बाद भारत रत्न इंडिया में से पहले किसको मिला था? तो ये मिला था अपने S राधा कृष्णन जी को, ठीक है, S राधा कृष्णन, याद रखना ये भी। उसके बाद पूछा जाता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पूछा जाता है। उसके बाद फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर जो है वो पूछा जाता है, वो है आपका GV मालवांकर। उसके बाद और क्या पूछा जाता है? और मतलब कुछ जैसे एजुकेशन मिनिस्टर अपना पहला इंडिपेंडेंट इंडिया कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी पूछा जाता है आपका। एजुकेशन मिनिस्टर आपका पहला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये पूछा जाएगा। 2-3 आपको वुमेन में से बता देता हूँ क्योंकि वुमेन में से ये पूछा जाता है। पहले सबसे पहले आएगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, क्या आएगा? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो कौन थी?
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल आप लोग लिख सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद पूछा जाएगा फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे क्या था प्रेसिडेंट, यहाँ पे क्या था प्राइम मिनिस्टर, तो वो कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद पूछा जाएगा फर्स्ट वुमेन गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजनी नायडू, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको पेट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर आपको बहुत बार पूछा जाता है, किसी भी स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी, वो थी आपकी सुचेता कृपलानी, SUCHETA, सुचेता कृपलानी, और यूपी की थी ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप हमेशा एक कोई बुक ले लो। मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक बुक जो है अपने साथ लूसेंट या फिर तरुण गोयल अपने साथ ज़रूर रखो। ये चीज़ें आप उनमें से कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, ये आपको करना ही करना है। एक बार आपको रीड मारना होता है, 2 बार रीड मारना होता है, 3-4 बार जब आप रीड मारते हो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद होने लगती है। उसके बाद आगे, द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्डरी, मैथमेटिक्स में कंप्यूटर को भी बीट करने वाला इंडियन कौन था या कौन थी, तो थी शकुंतला देवी, जिनको ह्यूमन कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है, इंडिया की बोला जाता है, इनको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ उसका क्या नाम था, बंगाल गजट, कब, 1780 में, और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। कैसा, इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये। और इसका फाउंडर कौन था पूछा जाता है बहुत बार, जेम्स अगस्तस हिक्की, जेम्स अगस्तस हिक्की इसके क्या थे, फाउंडर थे। उसके बाद कुछ और न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे संवाद, SAMVAD, संवाद, कौमुदी, कौमुदी ये क्या था आपका बंगाल का, बंगाल वीकली न्यूज़पेपर था। इसका फाउंडर कौन था, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे। उसके बाद और भी एक राजा राम मोहन राय का बहुत बार ये चीज़ भी पूछी जाती है, मिरात उल अकबर, मिरात उल अकबर एक न्यूज़पेपर था, पर्शियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, नहीं जर्नल बोला जाता है, ये जर्नल था मिरात उल अकबर, ये भी किसका था, राजा राम मोहन राय का था, ये भी पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे थे, बट अब मैं इतने कैसे बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर एक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है न्यूज़पेपर, किसका था, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये एक पूछा जाता है। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर था, किसका किसका था, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, तो ये पूछे जाते हैं। उसके बाद एक हिंदू न्यूज़पेपर, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद द हिंदू, ये तो है, ये केसरी है, बाल गंगाधर तिलक, बताया था आपको मैंने। उसके बाद प्रबुद्धा भारत, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, प्रबुद्धा भारत जो है वो इंग्लिश मंथली जर्नल है। अब मैं सारे लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, तो आप लोग लगा सकते हो। एक पूछा जाता है और वंदे मातरम, BANDE, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वंदे मातरम, अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष वंदे मातरम न्यूज़पेपर है। उसके बाद एक और पूछा जाता है अल हिलाल, बहुत बार पूछा जाते हैं, 2 न्यूज़पेपर, एक अल BALAGH, एक था अल हिलाल, कौन थे इसके फाउंडर, अबुल कलाम आज़ाद। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक स्टैटिक फैक्ट बताया, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा अगेन। उसके बाद न्यू इंडिया पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, एनी बेसेंट, मतलब फाउंडर कौन था, एनी बेसेंट। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सिर्फ किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू। एक यंग इंडिया, पता होगा महात्मा गांधी। ये ऐसे कुछ न्यूज़पेपर हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। एक मूक नायक भी है, MOOKNAYAK, ये है BR अम्बेडकर। तो ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कवर कर देता हूँ। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, हम लोगों को टॉपिक से भटकना नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, 31st हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, तो ये जगमोहन ने लिखी है। अब देखो फिर वही टॉपिक अलग है, इसमें मुझे घुसना नहीं है, बट अगर रिसेंट में 2025 में या 2024 में किसी की बुक JNK में से आई है तो उसको एट लीस्ट याद रखना, सर्च कर लेना ऑथर्स ऑफ सम बुक्स, या ऐसा लिख लेना बुक्स फ्रॉम JNK इन 2024 और 2025, ऐसा कुछ लिख लेना तो आपको दिख जाएंगी कुछ अगर बुक्स आई होंगी तो। उसके बाद विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, तो कौन है, बेंगलुरु है। आगे बढ़ना नहीं, मतलब ज़्यादा बढ़ना नहीं है। बोडो लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, बोडो लैंग्वेज बोली जाती है आपके आसाम में। अभी कुछ इसके रिलेटेड कुछ हुआ था, तो अगर कुछ मतलब इसके रिलेटेड कुछ है अगर स्टैटिक फैक्ट तो आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कैपिटल, लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है, कावराती है। हमको आगे बढ़ना नहीं है,
फायदा नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ यूएन बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट, ये इंपॉर्टेंट है। लीगल डिस्प्यूट जो है वो कौन सेटल करता है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक पेपर में कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि क्या है, उसका यूएन का क्या है, बॉडी है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो 6 उसके ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उसमें से एक क्या है, आईसीजे एक ऑर्गन है। यही क्या करता है, लीगल डिस्प्यूट से सॉल्व करता है मेंबर स्टेट्स के बीच में। कितने इसके मेंबर्स होते हैं, कितने जजेस होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, सारी मैंने आपको बताए हैं। ये मुझे ये बताना है आपको, मतलब आपको ही बताना है मुझे कि इंडिया में से इसका जज कौन है, ठीक है। ये चीज़ आपको मुझे बतानी है। नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले आपको सार्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो कौन सी इसमें से कंट्री जो है वो सार्क की नहीं है, तो म्यांमार जो है इसकी कंट्री नहीं है। मालदीव्स है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार सार्क की कंट्री नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर रुको ज़रा, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज कौन है, अपने रविंद्रनाथ टैगोर है। उसके बाद आगे, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। तो पहले तो ये बताओ कि मेजर ध्यानचंद किससे रिलेटेड थे, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड थे, कौन सा था वो, फुटबॉल था, हॉकी था, क्रिकेट था, वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, ये मुझे आपको बताना है। और इसका आंसर क्या है आपका, गोल, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या है, गोल है इनका टाइटल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारे लाइक है नहीं, बट इसको पेट्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रॉक्स होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया कौन है, सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी भी मैंने बताया, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अगर पूछा जाए तो क्या है, सुचेता कृपलानी। ये भी बताया आपको, इंदिरा गांधी जी क्या फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे ये बताओ कि विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो कौन है। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि यूएन के साथ इनका कुछ ना कुछ लेना देना है। फर्स्ट वुमेन है, ये भी यूएन की कोई प्रिंसिपल ऑर्गन है, कोई आपको हिंट दे देता हूँ, जो यूएन का कोई प्रिंसिपल ऑर्गन है उसकी कुछ ना कुछ ये है फर्स्ट, ठीक है। और ये भी बताओ कि भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनका क्या लेना देना है, ये भी मुझे बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनका क्या लेना देना है। ये चीज़ें अगर खुद थोड़ी सर्च करोगे ना, देखो मुझे क्या है, मैं तो 2 मिनट में बता दूंगा कि ये थे। अगर खुद थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको 1 पॉइंट की जगह 2 एक्स्ट्रा पॉइंट और पता चल जाएंगे, बस यही मकसद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। अभी तो आपको पता है कि इंडर वाटर ट्रीटी पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, पहले तो थी बट अब हम लोगों ने वॉर के बाद ज़्यादा ध्यान इस पर दिया नहीं है, हमने थोड़ा सा हार्ट पे रखा हुआ है इस चीज़ को। तो इसने बोला कि इंडिया के अंडर जो है वो कौन सी रिवर इसमें आती है, तो इंडिया के अंदर आती है आपकी BRS। क्या आती है, BRS, मतलब रावी, सतलुज और ब्यास जो है वो इंडिया के अंदर आती है। और CJI जो है वो किसके अंडर आती है, पाकिस्तान के अंदर आती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन आएगी किसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर। बची क्या, BRS, ये किसके अंडर आएगी, आपकी इंडिया के अंडर आएगी, याद रखना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट, रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। अभी आपको रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताया, किस रिवर पे है और कहाँ पे है, कमेंट करके बताओ। इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच 2 एंटिटीज, ये किस किस के बीच में, मतलब किस किस के बीच में किस 2 कंपनीज के बीच में प्रोजेक्ट है, किस किस के कॉर्पोरेशन के बीच में ये प्रोजेक्ट है, तो कौन है, एक है NHPC, एक है JKSBTC। NHPC तो आ गया, आगे क्या बोल रहा है मेरे को, NHPC क्या आ गया, NHPC आ गया नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। क्या आ गया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। और JKSPDC क्या है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। या फिर इसको कई बार लिखा जाता है JKSPDC भी लिखा जाता है और इसको JKPDCL भी बोला जाता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टेब्लिश हुई थी आपके 1995 में, याद रखना, ठीक है। पूछा जा सकता है कई बार, क्योंकि अपने जम्मू एंड कश्मीर किया तो पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। बिल्कुल सही बात है, श्रीनगर को खिताब दिया गया है किसका, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, और 4th इंडियन सिटी है वो। और इससे पहले 3 इंडियन सिटी कौन कौन सी हैं, इससे पहले है, एक है जयपुर, दूसरी है आपकी MALAPPURAM मलापुरम, और तीसरी है आपकी मैसूर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जयपुर, मलापुरम और हैदराबाद आर द अदर इंडियन सिटीज दैट हैव प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। 2 तो हैं, जयपुर ये मैंने दोनों बता दिए, लेकिन तीसरा क्या था, मैसूर था, ना कि हैदराबाद। तो ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो,
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप इसको आपको सबकी डेट्स पता होनी चाहिए, डेट्स पता है तभी आप अरेंज कर सकते हो। सिर्फ आप इतना कि ये चीज़ आप ये कर सकते हो ज़रूर कि 2019 है, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये सबसे बाद में होगा, तो ये सारे ही ऑप्शन में सबसे बाद दिया है, तो ये तो उसने भी चालाकी की है आपके साथ, तो ये तो बाद में होगा, इसको काट ही दो पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है, पहले सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का कब अडॉप्ट किया गया था, मैंने आपको पढ़ाया था, ये अडॉप्ट किया गया है 26 जनवरी 1957 को, याद रखना, ठीक है। चाहे आप डेट या ना भी याद रखो, ईयर आपको याद होना चाहिए पता कि 1957 को 26 जनवरी को क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया था, ठीक है। अगर मैं एक सेकेंड, अडॉप्टेड दिया यहाँ पे, ये फोर्स में है। अगर मैं अडॉप्टेड की बात करूं, एक सेकंड रुको जरा, ये मैं फोर्स लिख लेता हूं यहाँ पे। अगर मैं अडॉप्टेड की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर, सॉरी 26 क्या बोल रहा हूँ, क्या हो गया मेरे को, 17 नवंबर 1956, ठीक है। 17 नवंबर 1956 को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, और फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1957, मतलब इसकी डेट जो है वो क्या है, 1956 है, अडॉप्टेड पूछा गया है। उसके बाद मैं बात करूं कि सदर रियासत रीजाइंड एज गवर्नर, ये कब हुआ था, ये आपका 6th अमेंडमेंट हुई थी, क्या हुई थी, 6th अमेंडमेंट हुई थी, कब, 28 मार्च 1965 में। इसका मतलब कि ये क्या है, 1965 का इवेंट है, 1 सेकेंड, ये 1965 का इवेंट है, ठीक है। उसके बाद अब ये आर्टिकल 370 ने हमको स्पेशल स्टेटस कब दिया था, ये तो महाराजा हरि सिंह के टाइम, ये 1949 के आसपास की बात है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि जो सबसे पहले हुआ था वो सबसे पहले अरेंज करना है, तो 1949 पहले आ गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन पहले आ गया। उसके बाद आपका आया 1956, मतलब थर्ड ऑप्शन आ गया। उसके बाद 1965 मतलब सेकंड ऑप्शन आ गया। उसके बाद 2019 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आता है। 4 3 2 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको डेट जो है वो सारी याद रहनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में इसको एज एक पार्ट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर सिर्फ डेट भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जरा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन नॉर्थ इंडिया। बिल्कुल सही बात करी गई है, बिल्कुल सही बात है, मानता हूं मैं इसको। द टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1857 बाई महाराजा हरि सिंह। भैया महाराजा हरि सिंह कहाँ से आ गए 1857 के टाइम पे, महाराजा हरि सिंह तो उस टाइम पे नहीं थे, महाराजा हरि सिंह का टाइम कहाँ से आ गया ये। तो टेम्पल बिल्ट किसके टाइम पे हुआ था, मतलब स्टार्ट कंस्ट्रक्शन किसके टाइम से हुई थी, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे, लेकिन खत्म किसके टाइम पे हुई थी, महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पे। तो हरि सिंह जी तो नहीं थे, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। इन विच मंथ इज झिरी मेला सेलिब्रेटेड ईच ईयर। अभी थोड़ी दिन पहले, थोड़े दिन बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले, थोड़े महीने पहले झिड़ी मेला देखने गए थे सब लोग। तो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है जब झिड़ी मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सेफरन। सेफ्रॉन के लिए कश्मीरी लोकल टर्म क्या है, कोंग या फिर कोंग हो सकता है, मेरी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो सकता है, बट इसको यही बोला जाता है, ठीक है। अब मुझे सेफ्रॉन के बारे में कोई बच्चा, देखो मैं भी कितना ही आपके लिए करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, देखो 1.5-2 घंटे का लेक्चर मेरा बन जाएगा, 4 पेपर मैंने कंबाइन कर दिए, हर एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बताता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट मेरे से भी स्किप हो जाता है, कुछ पॉइंट मैं भी चाहता हूँ कि आप भी कमेंट सेक्शन में बच्चों के लिए मतलब कर सको। तो आप कुछ पॉइंट मुझे सैफरॉन के बारे में लिख के बता दो, जो कश्मीर से हैं उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में, हो सकता है उनको कुछ एक्स्ट्रा और पॉइंट पता हो। तो मैं चाहता हूँ कि 3 से 4 पॉइंट कोई कश्मीर वाला बच्चा, जम्मू वाला भी, मतलब कोई भी हो सकता है, आप लिख के मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। Who became the first चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पहला चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का गुलाम मोहम्मद सदीक, आपको मैंने वन शॉट सेशन में जो मैराथन सेशन पढ़ाया था हिस्ट्री का बता दिया है, सारे फैक्ट्स वहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, द बनिहाल काजीकुंड टनल रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो पहला ही गलत हो गया, बनिहाल काजीकुंड टनल नहीं था वो, कौन सा टनल था, चनैनी नाशरी टनल। कौन सा टनल था वो, चनैनी नाशरी टनल था वो, जिसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया। तो पहला हो गया गलत। अब पहला गलत हो गया तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या है, इट इज़ द, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। इट इज़ द इंडिया द लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल। रेलवे टनल कहाँ से आ गया, ये तो टनल कैसा है, रोड टनल, रोड टनल बोल रहा हूँ, हाँ मतलब गाड़ियों के लिए, रेलवे टनल तो नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, which is the second largest freshwater lake in Asia situated on the foothills of हरमुख माउंटेन, वुलर लेक। ठीक है, कौन से माउंटेन के फुट हिल्स पे, हरमुख माउंटेन्स के फुट हिल्स पे।
एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। बताओ ज़रा, एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है? क्या वो रशिया में है? क्या वो यूरोप में है? कहाँ पे है ज़रा बताओ मुझे। उसके बाद बढ़ते हैं ज़रा अगले क्वेश्चन पे। एक मैं मुझे देखने दो, क्वेश्चन आई थिंक ख़त्म हो चुके हैं जी। 4 पेपर आपके ख़त्म हो चुके। सेशन आपका जो है लगभग 1.5-2 घंटे हो चुका है। आज के लिए मैं सेशन इतना ही रखूँगा। अगर कोई बच्चा है जिसको नहीं पता हमारे बारे में कि हम क्या क्या पढ़ाते हैं, तो मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ। अभी आपके डाउट ज़्यादा हैं, मतलब आपके ज़्यादा डिमांड्स हैं, तो मैंने जीएस का इसीलिए एक मैराथन सेशन भी लिया, जिसमें मैंने पूरी हिस्ट्री जेएनके की आपके लिए कंप्लीट कर दी। अभी आपके जेएनके के पीवाईक्यूज आ गए। जैसे जैसे आपकी डिमांड रहेगी वैसा वैसा मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपके लिए मैथ्स के बहुत सारे सेशन टॉपिक वाइज भी चलाता हूँ, मॉक टेस्ट भी चला रहा हूँ। मॉक टेस्ट 2 हमारे हो चुके हैं, ऐसे करके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, तो जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी वैसा वैसा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।